सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पढ़ रहे थे पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कैपिटल मार्केट हम लोग पढ़ रहे थे। पूंजी बाजार में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टर्म्स देख लिया था। हमने देख लिया था म्यूचुअल फंड क्या है, हमने देख लिया था रीट्स क्या है, हमने इनवीट्स देख लिया था, हमने देखा ईटीएफ क्या है, हमने डिबेंचर बॉन्ड मार्केट को देखने की कोशिश की, अलग अलग तरह के बॉन्ड कौन कौन से हैं। हमने देखा क्या बोलते हैं वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो हमने पिछली बार जो है वो बॉन्ड मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। 81 बॉन्ड क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। यहां तक क्लियर है? आज हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट से आगे बढ़ते हैं और बाकी टर्म्स के बारे में आज हम देखने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से आज की क्लास जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज के एक दिन की क्लास से जहां तक मेरा अनुमान है, मतलब अब ऐसा जरूरी तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मान के चलिए, मतलब मेरा जो अनुमान है, अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको आपके यूपीएससी के एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म जो आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप, ठीक। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना तो जरूर होगा, स्टार्टअप। ठीक, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप आपको पता होगा, भारत सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया नाम की 2 योजनाएं चलाई थी। यदि हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात करें तो उसने स्टार्टअप को किस प्रकार से परिभाषित किया था उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टअप स्कीम के अनुसार स्टार्टअप की परिभाषा ये थी कि ऐसे बिजनेस, ऐसे नए बिजनेस जो क्या कर रहे हो, नॉन ट्रेडिशनल नेचर के हो, यानी कि गैर पारंपरिक नेचर के हो, गैर पारंपरिक प्रकृति के हो। गैर पारंपरिक प्रकृति का क्या मतलब है कि जो जिस तरह का बिजनेस जो है वो कुछ नया ही हो, जिस तरह का पहले नहीं चलता हो, ठीक ना। गैर पारंपरिक प्रकृति के हो, जो इनोवेटिव हो, यानी कि जो नवाचारी प्रकृति के हो। बात समझ में आ रहा? जो नवाचारी प्रकृति के हो, इस तरह के बिजनेसेस को, इस तरह के व्यापार को, इस तरह की कंपनियों को क्या कहा जाता है? इस तरह की कंपनियों को कहा जाता है कि ये स्टार्टअप कहलाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आप आज से 15 साल 20 साल पहले अगर आप इमेजिन कीजिए क्या कि आप घर बैठे हैं, आपने मोबाइल से ऑर्डर किया और सामान आपके घर पहुंच गया। ये सोच पाना अपने आप में टफ था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट वगैरह था ही नहीं, मोबाइल वगैरह तो बहुत दूर की चीज थी। तो जरा सोच के देखिए, ये अपने आप में गैर पारंपरिक तरीके का है ना, ये नवाचारी है कि नहीं? तो इस तरह के बिजनेसेस को क्या कहा जाता है? इस तरह के बिजनेसेस को कहा जाता है कि ये स्टार्टअप्स हैं। जैसे कि आप खुद सोच के देखिए, आप घर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपको मन किया कि मूवी देखते देखते, नेटफ्लिक्स देखते देखते कुछ खाने का भी मंगवा ले। आपने क्या किया? आप गए जोमेटो पर, आप गए स्विगी पर, आपने क्या किया? फटाफट जो है वो ऑर्डर किया और आधे घंटे में खाना जो है वो आपके घर पर आ गया। जरा सोच के देखिए, आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले आपके लिए ये सोच पाना भी अपने आप में कठिन था क्या कि मैं मोबाइल से खाना ऑर्डर करूंगा और आधे घंटे में खाना मेरे घर पर पहुंच जाएगा, ठीक ना। इसीलिए क्या कहा गया है कि ये ऐसी कंपनियां हैं, ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो गैर पारंपरिक प्रकृति के हैं, जो नवाचारी हैं, जैसा पहले नहीं होता था, ठीक ना। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि ये स्टार्टअप है। पहली तो ये बात। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी स्टार्टअप की परिभाषा में यह था कि इनकी स्थापना हुए 7 वर्ष से ज्यादा समय ना हुआ हो, यानी कि इनकी कार्य अवधि जो है वो 7 वर्ष तक की हो। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की, ठीक ना। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने इसे कैसे परिभाषित किया था? स्टार्टअप इंडिया योजना, ठीक, 7 साल से ज्यादा समय अवधि का ना हो। अगर वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव विज्ञान से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी वगैरह पर काम कर रहे हैं, कुछ नवाचारी ही, कुछ नवाचारी, जैसे मान के चलिए बॉडी में कोई सेंसर लगा दिया और उससे पूरे बॉडी का कुछ पता चल जाना,
जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी टाइप का क्या, जैसे मान के चलिए जानवरों को होता है ना चिप लगा के उनके पूरे बॉडी का स्कैन कर लेना, तो अगर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है तो उनके लिए अवधि थी 10 साल। बायोटेक्नोलॉजी से यदि संबंधित था तो उनके लिए अवधि थी 10 साल। ठीक, ये इससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, अगर बाकी कंपनियां हैं वो 7 साल के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 वर्ष के लिए। हालांकि यहाँ क्वेश्चन, यहाँ एक कैच था क्या कि इस 7 साल में किसी भी साल इस कंपनी का टर्नओवर जो है ना वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर तो बहुत बड़ी कंपनियां बन गई। बात समझ में आ रहा, यानी कि इन 7 साल तक इनका किसी भी साल का टर्नओवर, किसी भी वर्ष का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। टर्नओवर का मतलब होता है कि जितना सेल हुआ है टोटल, ठीक ना, टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो हम क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे स्टार्टअप। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हम इसको क्या कहते थे, हम इसको कहते थे स्टार्टअप। यहां तक क्लियर है? देखिए इस परिभाषा में परिवर्तन किया गया, इस परिभाषा में परिवर्तन किया गया 2019 में। वर्तमान में क्या है परिभाषा, वर्तमान में कोई 7 साल और 10 साल का चक्कर नहीं है, यूनिफॉर्म कर दिया गया है सबके लिए 10 साल, यानी कि 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो। वर्तमान में क्या है स्टार्टअप की डेफिनेशन में कि 10 साल, ठीक ना, चाहे कोई भी कंपनी हो 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो, ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया, 10 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। दूसरा क्या क्राइटेरिया है इसी के साथ, दूसरा क्राइटेरिया था इसी के साथ कि 10 साल से ज्यादा पुरानी ना हो और किसी भी साल 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ना हो, 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर ना हो। का टर्नओवर ना हो। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाएगा, ऐसी कंपनियों को कहा जाएगा स्टार्टअप। तो अगर वर्तमान की परिभाषा देखें तो दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो है कि 10 साल से ज्यादा पुराना ना हो और दूसरा कंडीशन क्या है 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ना हो। ऐसी कंपनियों को हम क्या कहेंगे, ऐसी कंपनियों को वर्तमान में स्टार्टअप की संज्ञा दी जाती है। यहां तक क्लियर है? चलिए जब स्टार्टअप क्लियर है तो जरा स्टार्टअप से ही संबंधित एक टर्म देखिए जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं जरा बात को समझिएगा। यूनिकॉर्न अगर हम इतिहास वगैरह में बात किया जाए तो फैंटेसी वर्ल्ड में मतलब एग्जैक्टली था कि नहीं किसी को नहीं पता है, बोला जाता था कि सफेद कलर का घोड़ा जिसके बीच में सिंह निकला हो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ यूनिकॉर्न। ठीक, फैंटेसी वर्ल्ड में जो है वो इसकी बहुत सारी कहानियां मिलती है। हाँ हाँ, तो गेम नहीं है, उसी के नाम पर है यूनिकॉर्न। ये देखिए ये है यूनिकॉर्न, ये संकल्पना के रूप में ये है यूनिकॉर्न। ठीक, वास्तव में था कि नहीं था नहीं पता। ठीक, कई कहानियों में ऐसा मिलता है क्या कि हाँ था। चलिए वापस आते हैं यूनिकॉर्न, यहां हम पढ़ रहे हैं यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न कौन है? ऐसे स्टार्टअप जिनका मार्केट वैल्यू यानी कि जिनका बाजारी मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाए, 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाए, हम वैसे स्टार्टअप को क्या कहते हैं, वैसे स्टार्टअप को कहते हैं हम यूनिकॉर्न। 1 बिलियन डॉलर का मतलब 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाए तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको कहेंगे कि ये स्टार्टअप जो है ये कौन है, ये यूनिकॉर्न है। ठीक ना, इस टर्म को किसने प्रोपाउंड किया था? द टर्म वाज प्रोपाउंडेड बाय एलिन ली। ये नाम भी देख लीजिएगा, बहुत चर्चा में रहता है, एलिन ली। ठीक ना, एलिन ली नाम का एक
इंसान था। ये कौन सा है? ये एक कंपनी थी काउबॉय वेंचर्स, काउबॉय वेंचर्स, उसी का फाउंडर था काउबॉय वेंचर्स, ठीक ना, काउबॉय वेंचर्स उसका फाउंडर था। इसी ने इस टर्म को प्रोपाउंड किया था, सबसे पहली बार इसी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, एलन ली ने, ठीक ना। अभी जरा बात को देखिए, भारत में यदि हम यूनिकॉर्न की बात करें तो भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक ना। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 2022 के मिड तक भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 प्लस हो चुकी थी, 100 प्लस हो चुकी थी। कई यूनिकॉर्न, कुछ जो फेमस यूनिकॉर्न जिनके नाम मैं बताऊं आपको, तो जोमैटो हो गया, जोमैटो एक यूनिकॉर्न है, ठीक ना। स्विगी हो गया, मीशो हो गया, लेंसकार्ट हो गया, फार्म इजी हो गया, फार्म इजी हो गया, ठीक ना, बाइजूस हो गया, ठीक। ये सारे जो है वो क्या है, अलग अलग यूनिकॉर्न है, ठीक ना। यानी कि इनका मार्केट वैल्यू वर्तमान में $1 बिलियन से ज्यादा का है, ठीक ना। वर्तमान में यदि इस कंपनी को खरीदना है तो $1 बिलियन से ज्यादा लगेगा। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऐसी कंपनियों को? ऐसी कंपनियों को कहा जाता है कि ये यूनिकॉर्न है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। पिछले साल मैंने बताया ना, जून जुलाई तक जो है वो यूनिकॉर्न की संख्या भारत में बढ़कर जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, भारत में बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर वर्तमान में घटकर ये कितनी आ गई है, वर्तमान में लगभग 2022 के एंड तक घट के ये 84 के आसपास आ गई थी, 84 के आसपास आ गई थी। अरे मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है ना, मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव आते रहता है। तो 100 प्लस पहुंच गया था, लेकिन फिर से घट के जो है वो कितने पर आ गया है, 84 के आसपास आ गया है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ रही? तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, ऐसी कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है, ठीक। पॉइंट क्या याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो स्टेटमेंट्स के रूप में दे सकता है, इस $1 बिलियन की जगह पर वो कोई और संख्या दे देगा, $5 बिलियन, $10 बिलियन और समथिंग लाइक दैट, ठीक ना। तो यूनिकॉर्न ये ऐसे स्टार्टअप जिनका बाजारी मूल्य $1 बिलियन के पार पहुंच चुका है। यहां तक क्लियर है, ठीक। तो ऐसी कंपनियों को हम क्या कहेंगे, ऐसी कंपनियों को हम कहेंगे यूनिकॉर्न, ठीक। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए। इसी से संबंधित एक और टर्मिनोलॉजी है जो पिछले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, उसके बारे में भी जरा समझ लीजिएगा। इनको कहा जाता है कॉकरोच। जैसे यूनिकॉर्न था वैसे ही कॉकरोच, ये पिछले वर्ष जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है। क्या है ये कॉकरोच कंपनीज, किनको कहा जाता है? एक्चुअली क्या हुआ ना कि कोविड के दौर में या उससे पहले के कुछ वर्षों में ना वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, जितनी तेजी से बढ़ी वैसे ही देखा गया क्या कि बहुत सारे यूनिकॉर्न जो है वो बर्बाद भी हुए। मतलब यूनिकॉर्न बनने के बाद जो है वो कंपनी की स्थिति खराब होती चली गई। तो ऐसे में कहानी आई किसकी, कहानी आई कॉकरोचेस की। कॉकरोच, नाम थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा आप लोगों को। कॉकरोच क्या होते हैं? कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कॉकरोच एक ऐसे जीव होते हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी झेल जाएं, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी झेल जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है क्या कि शायद कॉकरोचेस वगैरह जो है ना वो न्यूक्लियर वॉर वगैरह तक के कंडीशन को भी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक ना। वो है उनके फिजिकल, जियो फिजिकल, उनके बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं जिसके कारण जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो उसी नाम पर है ऐसी कंपनियों का नाम क्या? कॉकरोच। क्यों? ये वैसी कंपनियां हैं या ये वैसे स्टार्टअप हैं जिनमें प्रकृति में परिवर्तन का या जिनमें मार्केट में कुछ भी बदलाव का तुरंत कोई प्रभाव नहीं दिखता है। यानी कि ये बहुत मजबूत कंपनियां हैं जिनके रोजगार की प्रकृति, जिनके काम करने की प्रकृति इतनी ठोस है कि अगर टेक्नोलॉजी वगैरह में थोड़ा सा भी चेंज आया तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बात समझ में आया? यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न फ्रेजाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिकॉर्न तो विलुप्त हो चुके हैं, ऐसी मान्यता है ना कि यूनिकॉर्न विलुप्त हो चुके हैं। तो इसी कारण से एक नई संकल्पना लाई गई कॉकरोचेस की, ठीक ना। कॉकरोच क्या हो गया, अब समझ में आया? ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको पिछले साल में कैसे ये न्यूज में रहा है खूब सारा, ठीक। तो पूछे जाने की संभावना इसी कारण से बनती है। ये देखिए यदि ऑल में आए हम लोग,
ये देखिए कॉकरोच वर्सेस यूनिकॉर्न, खुद इसने ही देख दिया। देख रहा, देख यूनिकॉर्न कौन है, $1 बिलियन वाले। देख कॉकरोच कौन किनको कहा जाता है, कॉकरोच ऐसे को कहा जाता है कि जो डिगते नहीं जल्दी, यानी कि वो कंपनी ऐसे क्षेत्र में काम कर रही है ना, अचानक से कुछ भी आ जाए तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में है, इसीलिए बस मैं चर्चा कर रहा हूं। आपने सुना होगा कि स्विगी और जोमेटो, नाम सुना है, ठीक ना। स्विगी और जोमेटो बहुत लंबे समय से लॉस कर करके आपको ऑफर दे देकर 50% ले लो डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट ले लो, ये कर करके उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, ठीक ना। और इतने में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ला दिया ओएनडीसी। बात समझ में आ रहा, ओएनडीसी कहा जा रहा है क्या कि ये जो ओएनडीसी है ना, वो इन कंपनियों को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि ओएनडीसी जो है वो बहुत कम रेट चार्ज कर रहा है डिलीवरी का, ठीक ना, और गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। ये देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक ना, ये बहुत कम चार्ज ले रहा है। ये लोग तो डिलीवरी का चार्ज लेते हैं अपना बहुत ज्यादा, ये कमीशन भी चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा। तो इस कारण से ये बोला जा रहा है कि ओएनडीसी जहां पर ये 25% जो है वो रेस्टोरेंट से चार्ज कर लेते हैं प्रोडक्ट का, वहां पर ओएनडीसी जो है वो 2% में काम कर देगा। तो अब जरा सोच के देखिए, बोला जा रहा है क्या कि ओएनडीसी के आने से ये जोमेटो स्विगी वगैरह इन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब जरा देखिए, कुछ चेंज आने के कारण ऐसे यूनिकॉर्न जो कि बहुत फ्रेजाइल नेचर के होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो चुनौतियों का सामना करने लग जाएंगे, वो चुनौतियों का सामना करने लग जाएंगे। देख रहे हैं, इसी कारण से बात क्या चल रही है, बात चल रही है कि हमें यूनिकॉर्न नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए कॉकरोच। ये दिख रहा, कॉकरोच, हमें तिलचट्टा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन को भी क्या कर जाता है, सरवाइव कर जाता है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये है कॉकरोच का कॉन्सेप्ट। अब बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है क्या कि रिसेंटली कॉकरोच से संबंधित जो स्टार्टअप्स वगैरह है उसका क्या तात्पर्य है। तो नाउ आपको पता है कि कॉकरोच स्टार्टअप का क्या मतलब होता है, कि जो जल्दी डिगते नहीं। बात समझ में आ रहा, जो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसको चैलेंज कर पाना या जिसको चुनौती दे पाना जो है वो बहुत टफ है। ठीक, अभी एक संकल्पना के रूप में है, बस मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये देखिए कॉकरोच स्टार्टअप, किसको कहेंगे कॉकरोच स्टार्टअप? Cockroach startup is the one in which, in spite of a struggle and changes in the market, keeps on moving forward direction just like a cockroach. यानी कि कितना भी चैलेंज आ जाए, नए प्लेयर्स आ जाएं, तब भी उसको कोई नहीं डिगा पाएगा। मार्केट में जो है वो कोई भी चेंज आ जाए तब भी जो है वो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, ऐसी कंपनियों को कहा जाता है कॉकरोच। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है ना? कॉकरोच क्लियर है? दूसरी तरफ क्या है कि ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे स्टार्टअप होता है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन कॉकरोचेस का स्पीड धीरे होता है लेकिन सस्टेनेबल होता है। ठीक, तो कॉकरोच स्टार्टअप की भी कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक ना। वही है, देखिए इसमें डिफरेंस बता रखा होगा कि ये यूनिकॉर्न से कैसे डिफरेंट है। तो यूनिकॉर्न वही $1 बिलियन वाले से अधिक है, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत हाइप वाला होता है, लेकिन फिर क्या है कि अगर कुछ भी चेंज आता है ना तो इनके स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आता है, ठीक ना, बहुत ज्यादा इनके स्टेबिलिटी पर चैलेंज आता है। आई होप अब आपको यूनिकॉर्न और कॉकरोच दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यूनिकॉर्न और कॉकरोच आपको समझ में आ गया है तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए कॉकरोच स्टार्टअप। आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कॉकरोच हैज बीन इन न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज, ये कौन है या क्या है? इकोनॉमी के संदर्भ में कॉकरोच चर्चा में रहा है, ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो अब हम जरा बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या बढ़ते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द बिटकॉइन। न्यूज में रहता है ना बिटकॉइन, बिटकॉइन किसको कहते हैं या क्या है, इससे संबंधित पूरी कहानी जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात समझिए, सबसे पहली बात तो बिटकॉइन इज अ वर्चुअल करेंसी, यह एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा, ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूं ना, इन टर्म्स को खोजिएगा आपके क्वेश्चन में।
जहां ये टर्म्स मिलेंगे उन्हीं के बेसिस पर आपका आंसर निकल जाएगा। ये अपने आप में एक आभासी मुद्रा है, ठीक, आभासी मुद्रा है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इट वाज इन्वेंटेड बाय सातोशी नाकामोतो, ठीक ना, सातोशी नाकामोतो नाम के किसी आदमी ने इसको बनाया था, सातोशी नाकामोतो। हालांकि ये भी अपने आप में डिबेटेबल है, नाकामोतो, ये भी अपने आप में डिबेटेबल है कि ये किसी आदमी का नाम है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आज तक किसी को नहीं पता है क्या कि कौन है ये सातोशी नाकामोतो। ऐसा माना जाता है क्या कि कोई जापानीज आदमी है या किसी जापानी कंपनी का नाम है सातोशी नाकामोतो, ठीक ना। इसी से संबंधित एक और नाम जुड़ता है, एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक ना। इसका नाम है क्रेग वाइट, क्रेग वाइट, क्रेग राइट है कि वाइट है, एक बार मैं देख लेता हूं, क्रेग वाइट है शायद कि क्रेग राइट है, एक बार देख के बताता हूं मैं। इनका भी नाम जो है वो जोड़ा जाता है बिटकॉइन के क्या है इन्वेंशन से। ये देखिए क्रेग वाइट बिटकॉइन, क्रेग राइट है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलियन लिख रहा, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक ना। He has publicly claimed to be the main part of the team that created Bitcoin. इसने जो है वो पब्लिकली खुद ही अनाउंस किया है क्या कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने बिटकॉइन को क्रिएट किया है, ठीक ना। तो इनका नाम भी जो है वो चर्चा में आता है, क्रेग राइट, ठीक ना, क्रेग राइट, ठीक ना, क्रेग स्टीवन राइट, इसीलिए मैंने बोला एक बार देख लेता हूं, क्रेग राइट, ठीक ना। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसका नाम भी बिटकॉइन से जोड़ा जाता है। बिटकॉइंस के संदर्भ में बात समझिए, ये एक आभासी मुद्रा है, ऐसा माना जाता है क्या कि ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित किया गया है, इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। ये किस टेक्नोलॉजी से निर्मित किया गया है, क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, ठीक ना, क्रिप्टोग्राफी तकनीक के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए बिटकॉइन को क्या कहा जाता है, एक क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, ठीक ना। जितने भी कॉइन, जितने भी अलग अलग मुद्राएं इस तकनीक के माध्यम से निर्मित की गई है, उन सभी मुद्राओं को क्या कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी। आपने सुना होगा ना क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये होता है क्या कि जो मुद्राएं क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी तकनीक के माध्यम से निर्मित की गई है, वो सारी क्या है, वो सारी है क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी खाली बिटकॉइन ही नहीं है, यदि और एग्जांपल ले, आप लोगों ने नाम सुना होगा इथेरियम, ठीक ना, इथेरियम, आपने सुना होगा नाम माना, आपने नाम सुना होगा शिबा इनू, शिबा इनू, आपने नाम सुना होगा डिसेंटरलैंड, डिसेंटरलैंड, आपने नाम सुना होगा डोजी कॉइन, ठीक ना, डोजी कॉइन, आपने नाम सुना होगा कार्डानो, ठीक ना, आपने नाम सुना होगा लूना। ये है कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज या फिर जिसको हम कहें क्रिप्टो मुद्राएं हैं। ये सारी जो है वो क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर ही आधारित है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो कौन है, वो है बिटकॉइन। सबसे ज्यादा प्रचलित क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। क्यों, तो सबसे पहले बना था, बाद में जो है इसी सेम तकनीक पर बाकी भी इन सबको बनाया गया, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक। इथेरियम हो गया, माना हो गया, शिबा इनू हो गया, डिसेंटरलैंड हो गया, डोजी कॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, लूना हो गया, ये सभी क्या है, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, बिटकॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, एक तरह की क्या है, बिटकॉइन भी
एक तरह की क्रिप्टो मुद्रा है। क्यों हम इनको क्रिप्टो मुद्रा कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है वो किस पर आधारित है? ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। यहां तक बात समझ में आ रहा? एक और तकनीक जो क्रिप्टोग्राफी से संबंधित है या इन क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है वो क्या है? वो क्या है कि ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से इन मुद्राओं का लेन देन होता है। लेन देन किसके माध्यम से होता है? ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से। यदि मान के चलिए मुझे आपको बिटकॉइन भेजना है अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में, मुझे अपने क्रिप्टो वॉलेट से आपके क्रिप्टो वॉलेट में अगर मुझे बिटकॉइन भेजना है तो उसके लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? उस तकनीक को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यानी कि बहुत ज्यादा पारदर्शी है, ठीक ना? पारदर्शी है। इसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, यानी कि नियामक नहीं है। कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक ना? कोई नियामक नहीं है। और ऐसा माना जाता है क्या कि इससे आपकी प्राइवेसी भी छुपी रहती है, यानी कि आपकी निजता का भी पता नहीं चलता है। एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि किसने भेजा है, कहां भेजा है, ये भी पता नहीं चलता है, ठीक ना? ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है तो बहुत ही सिक्योर है, यानी कि अत्यंत सुरक्षित है। इस पूरे सेटअप को जो है वो हैक कर पाना या फिर जो है वो लेन देन, इस लेन देन को बीच में कहीं से ब्रेक कर पाना, ये सब बड़ा कठिन माना जाता है, ठीक ना? अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये जब टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही होंगी उस टाइम समझिएगा। यहाँ हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है क्या कि मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आपको समझाने लग जाऊंगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना? मतलब टाइम बहुत ज्यादा हम दूसरे सब्जेक्ट में घुस जाएंगे ना। मैं मोटा मोटी यदि समझे तो ब्लॉकचेन बता रहा हूं। इसमें जनरली क्या होता है, कई सारे ब्लॉक, ठीक ना, कई सारे मल्टीपल ब्लॉक, ठीक ना? इन सब के थ्रू क्या मिलेगा? ऑथेंटिकेशन मिलेगा और तब जो है वो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा? अब चूंकि कईयों के साथ, कईयों के पास छोटा छोटा इसका ब्लॉक है तो कोई एक आदमी जो है वो इसके बेसिस पर पता नहीं कर सकता है क्या कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक ना? पारदर्शी है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल लोग मिलकर इस ट्रांजैक्शन को पूरा करवा रहे हैं, ठीक ना? तो बाकी टेक्नोलॉजी की क्लास में आप समझिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। अभी बस इतना जान लीजिए क्या कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनमें क्या होता है? लेन देन होता है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना? ऐसा माना गया क्या, ऐसा माना गया क्या कि बिटकॉइन का जब ओरिजिन हुआ था या बिटकॉइन का जब निर्माण किया गया था तो था क्या कि 21 मिलियन गणित के पजल का निर्माण किया गया, मैथमेटिकल पजल का निर्माण किया गया। गणित के प्रश्न, एक तरह से आप मान लीजिए प्रश्नों का निर्माण किया गया। और जैसे जैसे इन प्रश्नों को कंप्यूटर के माध्यम से जैसे जैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है वैसे वैसे क्या होता है? बिटकॉइन जनरेट होता है। बिटकॉइन जनरेट होता है यानी कि बिटकॉइन की उत्पत्ति होती है, ठीक ना? आप भी चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना? तो बिटकॉइन उत्पन्न होता है, ठीक ना? अब जरा सोच के देखिए, यदि 21 मिलियन क्वेश्चन है तो इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि टोटल पूरे विश्व में 21 मिलियन ही बिटकॉइन की उत्पत्ति हो सकती है। यानी कि क्या है, इनकी संख्या फिक्स्ड है। अभी भी सारे बिटकॉइन की उत्पत्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन एमर्ज हो रहे हैं ना, अगला पजल उससे भी ज्यादा टफ है, अगला पजल उससे भी ज्यादा टफ है। बात समझ में आ रहा? तो टफनेस उसका हार्ड बढ़ता जा रहा है। इस कारण से ऐसी मान्यता है कि शायद 2040-45 तक जो है ना जाके सारे कर लिए जाएंगे। 2040-45 तक जाते जाते सारे बिटकॉइंस जो है वो उत्पन्न कर लिए जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही? अब जरा सोच के देखिए, चूंकि ये फिक्स्ड है यानी कि ये 21 मिलियन ही है तो इसका मतलब क्या है कि 21 मिलियन के बाद तो ये उत्पन्न नहीं होंगे। अरे मैक्सिमम तो ये 21 मिलियन ही हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इनकी आपस में खरीद बिक्री होती है। जैसे कि मेरे पास बिटकॉइन आए या फिर मुझे अगर बिटकॉइन चाहिए तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला तो क्या है कि मैं खुद कंप्यूटर प्रोग्राम पर लेकर बैठूं, सॉफ्टवेयर वगैरह के माध्यम से पजल को सॉल्व करूं, इन पजल को सॉल्व करूं और क्या करूं, बिटकॉइन जनरेट कर लूं। पहला तो तरीका ये है।
दूसरा तरीका क्या है कि किसी दूसरे के पास, जिसके पास पहले से बिटकॉइन है, मैं उससे खरीद लूं। बात समझ में आया? मैं क्या कर लूं, उससे खरीद लूं। बात समझ में आ गया? यानी कि क्या होता है, बिटकॉइन की खरीद बिक्री भी होती है, और इसी खरीद बिक्री के बेसिस पर क्या होता है, बिटकॉइन के प्राइस का अनुमान लगता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक बिटकॉइन है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मेरे पास एक बिटकॉइन है, ठीक ना, ये नहीं सोच लीजिएगा क्या कि सर के पास सही में है, मान के चलिए एक बिटकॉइन है मेरे पास, ठीक। आपने बोला क्या कि सर मुझे 100 रुपया में दे दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं यार 100 रुपया में कहां दे दूंगा, बाकी सब 200 में मांग रहे हैं, कम से कम 300 दोगे तो दूंगा। तो अब एक बात बताइए, अब इस बिटकॉइन का प्राइस क्या हो गया, 300 रुपया। आपके पास फिर से बिटकॉइन चला गया, आपसे मान के चलिए किसी ने खरीदा, आपने क्या बोला, क्या कि 300 रुपया में तो मैंने खरीदा ही था, मैं तो 500 से कम में दे ही नहीं रहा हूं। अब एक बात बताइए, इसी बिटकॉइन का प्राइस क्या हो गया, 500 रुपया। इस तरह से बिटकॉइन का प्राइस डिसाइड होता है खरीद बिक्री के माध्यम से। बात समझ में आ रहा? इसी खरीद बिक्री के माध्यम से क्या होता है, बिटकॉइन का प्राइस डिसाइड होता है। इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि नोट जो आप लेते हैं ना, आपके पास जो करेंसी नोट है उस पर क्या लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उस नोट पे लिखा होता है क्या कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, हालांकि बहुत जल्दी ही गायब हो जाएंगे, लेकिन लिखा तो रहता है ना, यानी कि उस वचन का वादा है। लेकिन इस बिटकॉइन के पीछे कोई वादा नहीं, इसकी जो मार्केट में खरीद बिक्री हो रही है ना, इस खरीद बिक्री के बेसिस पर इसके प्राइस डिसाइड होते हैं, ठीक ना। यदि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा, और अगर मार्केट में इसका डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइस बहुत तेजी से गिर जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यानी कि आपस में खरीद बेचकर ही बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना बिटकॉइन? बात को समझिए, विश्व के कई देशों ने, जैसे कि एल सल्वाडोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट, एक पहला तो कौन है, एल सल्वाडोर एक देश है, और दूसरा देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इन दोनों देशों ने अपने यहां बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। बिटकॉइन को क्या कर दिया है, लीगल टेंडर बना दिया है। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है कि वह पैसा जो सरकार द्वारा वहां मान्य है। जैसे एक बात बताइए, भारत में हम रुपए में लेन देन क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि इस रुपए को सरकार ने लीगल टेंडर मान रखा है। बात समझ में आ रहा? तो इसीलिए तो हाँ, भारत में क्या करते हैं, रुपए में लेन देन करते हैं। तो एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। यहां तक बात समझ में आ रही? इसके अलावा बाकी कई सारे देश हैं जिन्होंने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ऑफिशियली इसको बैन भी नहीं किया है। जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पर जो है वो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने नहीं कहा है कि एक्सेप्ट करो, ठीक ना। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये अवैध नहीं है। बात समझ में आ रहा? भारत में ये अवैध नहीं है। आप जैसे शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करते हैं, वैसे ही आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में, आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। भारत में अवैध बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग टैक्सेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो टैक्सेशन वाले चैप्टर में बताऊंगा क्या कि इनके ऊपर क्या टैक्स लगता है, कैसे टैक्स लगता है, भारत में क्या है प्रोसेस पूरा। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक ना। तो ये एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक। खरीद बेच के इसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक ना। यानी कि इन दोनों देश में तो आप सामान वगैरह खरीदने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन दो देश में जो है वो आप सामान वगैरह खरीदने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, ताकि दिमाग में रहे। क्रेग राइट को देख लिया आप लोगों ने, ये देखिए, इसी में दिखाता हूं, बिटकॉइन तो इस पे भी मिल जाएगा। नहीं दिखाई, मनी कंट्रोल नहीं दिखा रहा, दिखाता हूं, चलिए मैं बिटकॉइन प्राइस सीधे गूगल पे ही दिखाता हूं।
बिटकॉइन, ये देखिए, ये देखिए, आज आज 25 मई को 10:14 AM पर यदि आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो एक बिटकॉइन के लिए आपको कितना देना होगा? 21,71,001 रुपया। एक बिटकॉइन का कीमत कितना है? 21,71,001 रुपया, ठीक ना। आप इसको फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने 100 रुपया दिया ना, तो 100 रुपया के बराबर उसका जितना आधा पौना कुछ होगा ना, 0.00001% के आसपास, वो वैसा आपको मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन में भी इनकी खरीद बिक्री होती है। ये देखिए, ये तो एक डे का चार्ट है। यदि मैं इसको देखूं एक साल में, तो एक साल में देखिए ये कहां से कहां कितना तेज फ्लक्चुएट करता है। एक साल पहले इसका प्राइस कितना था? ये देखिए, 1 जनवरी को इसका प्राइस, 1 जनवरी को इसका प्राइस कितना था? इसका प्राइस था 13,74,000। आज जो है वो इसका प्राइस कहां पहुंच गया है? आज इसका प्राइस है 21,78,000। ठीक, ये तो कुछ भी नहीं है। ये दिखाता हूं आपको, 5 ईयर का चार्ट देखिए। 5 साल पहले 8 जून 2018 को इसका प्राइस कितना था? 5,06,189। ये देखिए, कोविड के दौर में इसका प्राइस कहां गया था? ये कब का बात है? 12 नवंबर 2021 को एक बिटकॉइन का प्राइस था 47,87,818। देख रहा कितना वोलाटाइल है, कितना तेज फ्लक्चुएशन। 2018 से 2022 4 साल में ये 5 लाख से 50 लाख के पास पहुंच गया। बात समझ में आ रहा? इतना तेज फ्लक्चुएशन है। अगर मैं और आपको दिखाऊं, मैक्सिमम दिखाऊं, 2008 के आसपास इसका इन्वेंशन हुआ है, 2008 के आसपास इसकी खोज हुई है। अगर मैं 2008 से इसकी कीमत को देखूं तो ये देखिए 2015 की ही बात कर रहा हूं मैं। 2015 में इसका प्राइस कितना था बिटकॉइन का? एक बिटकॉइन का प्राइस था 25,854 रुपया। मतलब 2015 में अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आपको कितना रुपया लगा होता? 25,854 रुपया। सर यहाँ प्राइस देखिए, कब? नवंबर में, ठीक, 12 नवंबर 2021 को इसका प्राइस कितना था? 47,87,000। 25,000 से 47 लाख 5 साल में। कैन यू इमेजिन कितना तेज फ्लक्चुएशन है। अब इससे पहले कि आप खुश होइए क्या कि सर इसका मतलब तो फिर तो बिटकॉइन में ही पैसा लगाना चाहिए। अब जरा ये भी तो सोचिए, जिसने यहां पर खरीदा होगा आज उसका क्या हाल हुआ होगा। आज उसका भी तो आधा हुआ पड़ा है। यानी कि इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं, इसके पीछे कोई आधार नहीं है ना। खरीद बिक्री के आधार पर जो है इसका प्राइस तेजी से वॉलेटाइल कर रहा है, मूव कर रहा है, ऊपर नीचे बढ़ घट रहा है, ठीक ना। इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक ना। इसी कारण से तो क्या कहा जा रहा है? इनको वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जा रहा है, या फिर इनको क्या कहा जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी। यहां तक क्लियर है ना? नाम याद रखिएगा, कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे बिटकॉइन दिखाया, इसी तरह से और भी कई सारे नाम आप लोगों को बता दिए, जैसे कि इथेरियम फेमस है, ठीक, ये भी बहुत पॉपुलर बिटकॉइन है। बहुत पॉपुलर बिटकॉइन है, सॉरी बोल रहा हूँ, बहुत पॉपुलर जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक ना। देख रहे हैं ना, एक इथेरियम का प्राइस है 1,47,000, ठीक। यदि एक साल की बात करें बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, ये सब बहुत तेजी, बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक ना। ये देखिए कितना है, 5,000 का था 2018 में, आज कितना है? 1,47,000 का। बीच में तो ये कहां तक गया हुआ है? ये देखिए बीच में ये गया हुआ है 34 लाख तक। 5,000 का चीज 34 लाख 2 साल में, समझ में आ रहा? तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन जितनी तेजी से चढ़ते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं। बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि कोई बैकिंग नहीं है, ठीक। तो ये है पूरा हमारा क्या, क्रिप्टो करेंसी का सेटअप। बहुत सारे हैं एक्चुअली, ये सब टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड होते हैं। जैसे इथेरियम टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कई सारी चीजें होती है, ठीक ना। अभी बताऊंगा मैं, जैसे कि इथेरियम हो गया, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं नाम। देखिए डिसेंटरलैंड, डिसेंटरलैंड, ये देखिए डिसेंटरलैंड प्राइस, ये भी अपने आप में एक क्रिप्टो करेंसी है। ऐसे कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड जो है वो बाकी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा? क्या याद रखना है आपको? एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये दो देश हैं जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान रखा है। भारत में लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन भारत में बैन भी नहीं है। आप जो है जैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, इनमें निवेश कर सकते हैं।
हालांकि इस पर टैक्स सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक ना। ये दो देश हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना रखा है, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है ना। तो ये देखिए, ये हो गया आपका बिटकॉइन से रिलेटेड चक्कर, यहां तक क्लियर। अब जरा देखिए, इसी के संदर्भ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पिछले कुछ समय से, वो है एनएफटी। क्या होता है एनएफटी? एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब ही होता है, इसका हिंदी नहीं है, नॉन फंजिबल टोकन ही देवनागरी में लिखिएगा। फंजिबल का मतलब होता है क्या, कि जैसा कोई भी चीज दूसरा हो। तो नॉन फंजिबल का मतलब क्या हुआ? नॉन फंजिबल का मतलब हुआ यूनिक, यूनिक यानी कि विश्व में वैसा कुछ भी दूसरा नहीं है, वैसा कुछ भी दूसरा नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल। जैसे एक बात बताइए, मेरे पॉकेट में जो 100 का नोट पड़ा हुआ है और आपके पॉकेट में जो 100 का नोट पड़ा हुआ है, वो दोनों सेम चीज है। दोनों दोनों क्या है? सेम चीज है। मैं अपना 100 का नोट देके आपसे दूसरा वाला 100 का नोट ले सकता हूं, ठीक ना। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर मेरा वाला तो फटा हुआ है, मतलब वो बात नहीं। मतलब जैसा अगर कुछ भी दूसरा दुनिया में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे क्या, कि वो फंजिबल है। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है? यहाँ बात चल रही है नॉन फंजिबल की। नॉन फंजिबल का मतलब क्या है? कि जो चीज दुनिया में इकलौती है, एकमात्र है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, रिंकू सिंह ने जो 5 छक्का मारा, आपने सुना होगा ना, रिंकू सिंह अभी आईपीएल में 5 छक्का जो मारा, मान के चलिए उस रिंकू सिंह ने जो 5 छक्का मारा, तो जिस बैट से उसने छक्का मारा, 5 छक्का, लास्ट 5 बॉल पे 5 छक्के चाहिए थे, 30 रन चाहिए, तो उसने मार के जिता दिया। तो वो जो 5 छक्के उसने मारे, वो जिस बैट से उसने मारा ना, वो बैट पूरी दुनिया में एक ही है। बात समझ में आया? वैसा बैट, वैसी कंपनी का, उस डिजाइन का, उस शेप का हजारों बैट हो सकते हैं, लेकिन वो बैट एक ही है। बात समझ में आया? जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो छक्का मार के मैच जिताया था, अरे वर्ल्ड कप जो जिताया था, याद आया? हाँ? याद आ रहा ना 2011 वाला जो वर्ल्ड कप जो जिताया था, तो वो जो छक्का मारा उन्होंने, तो जिस बैट से उसने छक्का मारा था, वो बैट पूरी दुनिया में एक ही है। बात समझ में आ रहा है? इट मींस व्हाट? दैट इज नॉन फंजिबल। वो नॉन फंजिबल है, वैसा चीज दुनिया में दूसरा नहीं है। बात समझ में आया? पॉइंट समझ में आया ना। जैसे कि मान के चलिए क्या है, कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक, मोदी जी ने जब पहली बार चुनाव जीता, और मान के चलिए पहली बार जब उन्होंने शपथ ली, तो उस टाइम जो वाला कुर्ता पहने थे वो वाला कुर्ता दुनिया में एक ही है। वैसे कुर्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो कुर्ता एक ही है। गेटिंग माय पॉइंट? नॉन फंजिबल का मतलब समझ में आ रहा है। और जब इसी नॉन फंजिबल आइटम को हम डिजिटल प्रारूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? नॉन फंजिबल टोकन। इसी को क्या कह दिया जाता है? नॉन फंजिबल टोकन। बात समझ में आया? उसको डिजिटल प्रारूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेसी ने जब क्या किया, फीफा वर्ल्ड कप जिताया, तो उस दिन जो उसने टी शर्ट पहन रखी थी ना, जो टी शर्ट पहन रखी थी, वो एक ही है। बात समझ में आया ना? अगर मान के चलिए उस टी शर्ट का डिजिटल वर्जन क्रिएट कर दिया जाए, डिजिटल प्रारूप तैयार कर दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे नॉन फंजिबल टोकन। अब जरा सोच के देखिए, डिजिटल प्रारूप का क्या मतलब है? डिजिटल प्रारूप का मतलब है कि उसमें कुछ कोड इंबेडेड होगा जो उसकी प्रामाणिकता को इंश्योर करे, ताकि उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सके, उसका डुप्लीशन ना हो। बात समझ में आया? और मान के चलिए मैंने क्या किया, कि उस क्रिएटर से, जिसने भी उसको बनाया है, मैंने क्या किया, उससे खरीद लिया। मैंने क्या किया, उससे खरीद लिया। मैंने किसमें, कितने रुपए में खरीदा? मैंने बोला क्या, कि ऐसा है भाई, दे दो 100 रुपया में। उसने बोला ठीक है ले लो भाई, 100 रुपया में मैंने ले लिया। अब मान के चलिए आपकी भी इच्छा हुई, आपकी भी इच्छा हुई कि यार मैं भी मेसी का फैन हूं, तो मेरे पास होना चाहिए वो वाला टोकन। आपने मेरे को बोला क्या, कि सर मेरे को दे दीजिए। मैंने बोला यार 100 में तो मैंने ही खरीदा है, 500 से कम में तो नहीं दूंगा। तो अब इस एनएफटी का प्राइस कितना हो गया? अब इस एनएफटी का प्राइस हो गया 500 रुपया। आपसे मान के चलिए किसी ने खरीदा, वो बोल रहा है क्या, कि नहीं यार मैं तुम्हारे से बड़ा मेसी का फैन हूं। जैसे नीलामी होती है ना, नीलामी होती है ना, प्राइस बढ़ते चला जाता है, एक पेंटिंग का प्राइस दूसरा, फिर तीसरी बार हुआ, बढ़ते चला गया ना। ऐसे ही खरीद बिक्री के माध्यम से क्या होता है, इन एनएफटी के प्राइसेस बढ़ते हैं।
बात समझ में आया? इन एनएफटी के प्राइसेस बढ़ते हैं, लोग किस लिए खरीदते हैं? लोग इस उद्देश्य से खरीदते हैं क्या कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, भविष्य में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो कोई मुझसे भी महंगा में इसको खरीदेगा। जैसे कि हम पेंटिंग्स वगैरह खरीदते हैं, घर में पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, दुनिया डिजिटल हो रही है ना, तो डिजिटल वर्ल्ड में भी तो दिखावा करना है, तो डिजिटल वर्ल्ड में दिखावा करने के लिए लोग क्या करते हैं, एनएफटीज खरीदते हैं। बात समझ में आ गया? ये भी एक तरह का निवेश का ऑप्शन है। ठीक, दिखाता हूं कुछ पॉपुलर एनएफटी और उनके प्राइसेस, बस ध्यान रखिएगा आपका दिमाग ना ब्लास्ट कर जाए, ठीक ना। ये देखिए फेमस एनएफटी, देखिए ये हैं कुछ फेमस एनएफटीज, ठीक ना। ये जो मंदर है ये एनएफटी है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसका तो हम फोटो ले सकते हैं। एक बात बताइए, आपने फोटो ले लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन आपके पास इसका अधिकार नहीं है। इसमें जो है वो कुछ कोड इम्बेड होगा। आपको अगर इस पर मालिकाना हक चाहिए ना, तो क्या करना होगा, आपको इसके ओनर से खरीदना होगा, आपको उससे डील करना होगा। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एनएफटी की खरीद बिक्री जो है वो इंश्योर करते हैं, जिस पर क्या होते हैं, बिडर आते हैं और क्या होते हैं, बायर और सेलर दोनों आते हैं। तो क्या करते हैं, वहां पर ये लिस्टेड है, आप जाइए, आप इसका प्राइस जो है वो डालिए। दिख रहा है, बनाया बनाया जाता है। किसी भी चीज का आप एनएफटी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ये देखिए ये बहुत फेमस एनएफटी है, क्रिएट किया गया है। इसमें जो है ना कई हजार करोड़ के आसपास जो है ना वो इमेजेस हैं, छोटे छोटे इमेजेस हैं, उनका एक कलेक्शन तैयार किया गया है। बात समझ में आया? देखिए आपको लग रहा होगा क्या कि सर ये सब तो मूर्खता है। हाँ मुझे पता है, आपको ये लग रहा होगा मूर्खता है, ठीक है, मूर्खता ही है। लेकिन एक बात बताइए, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई चीज खरीदा है और आपसे भी बड़ा कोई मूर्ख है, फिर क्या दिक्कत है? बात समझ में आया? तो इनकी खरीद बिक्री चलती है एनएफटी, ठीक ना। ये देख रहा, बीपल बहुत फेमस एनएफटी था, ठीक ना। इनको इन्होंने खरीदा था। इसका प्राइस दिखाऊं, बीपल का परचेजिंग प्राइस बहुत फेमस है, बीपल। ये देखिए डिजिटल आर्टिस्ट क्रिएशन मर्ज, ये कई सारे जो है ना वो इमेजेस का मर्ज था। ये बिका था कितने में, 91 मिलियन डॉलर में। समझ में आ रहा? 1 मिलियन डॉलर को यदि हम आज भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन डॉलर बराबर है लगभग 8 करोड़ रुपया। तो 51 मिलियन डॉलर में बिका, 91 मिलियन डॉलर में बिका, तो आप अंदाजा लगा लीजिए वो फोटो कितने का बिका, ठीक ना। तो इस तरह से बिकते हैं। आज भी अगर आपको खरीदना है ना, आज भी अगर आपको खरीदना है तो आज भी बीपल का प्राइस जो है ना वो लगभग 63 मिलियन के आसपास है, ठीक ना। ये देखिए ये सारे जो है ना वो अलग अलग वो हैं, ठीक। ये देख रहा, सबके अलग अलग प्राइस दे रखे हैं आपको। 6 मिलियन में बिक रहा है, ये फोटो बिक रहा है 6 मिलियन में, ये फोटो बिक रहा है 6.12 मिलियन में, ठीक। ये भी बिक रहा है 6.2 मिलियन में, ठीक। तो ये है क्रॉस रोड, बीपल ने बनाया है ये क्रॉस रोड, ठीक ना। तो ये आर्ट जो है वो बिक रहा है कितना, 6.6 मिलियन में, ठीक। ये होते हैं एनएफटीज। आई होप अब आप समझ गए होंगे। एनएफटीज जो है वो किसी चीज का भी बनाया जा सकता है, आप अपनी किसी आर्ट का बना सकते हैं, हो सकता है आप अपने सॉन्ग का एनएफटी बना लीजिए, यानी किसी भी चीज का आपने डिजिटल कन्वर्जन कर दिया, ठीक ना। डिजिटल कन्वर्जन कर देने से नहीं होगा, बात क्या है कि उसकी डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। मेन मुद्दा वो है क्या कि कोई कि क्या है, क्या बोलते हैं, क्या है, बस मुद्दा यहाँ पर ये है कि कोई उसको खरीदने के लिए तैयार हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इनमें कुछ कोड वगैरह होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, आप किसी को मालिकाना हक ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, आप जरा सोच के देखिए, आपने एक पेंटिंग खरीद के लगाया, मोनालिसा पेंटिंग आपने लगाया है ना, करोड़ों अरबों में प्राइस है। क्यों? क्यों? क्योंकि उतने प्राइस में पिछली बार किसी ने उसको खरीदा था। इनके प्राइस गिरते भी हैं,
इनके प्राइस गिरते भी हैं जितनी तेजी से चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बैकिंग थोड़ी है। आप नोट खरीदते हैं तो नोट के पीछे तो बैकिंग रहती है। मान के चलिए आपके नोट पर लिखा हुआ है ना कि मैं धारक को जो है वो इतना अदा करने का वचन देता हूं। ये देखिए, ये डेक्स्ट्रो, ये भी जो है ना एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, एनएफटीज की खरीद बिक्री करवाता है। ठीक, ये देखिए, ये है क्रिप्टो पंक। ये वाला जो है ना, ये बिका है कितने में? 7.6 मिलियन में। ठीक ना। क्रिप्टो पंक के ये कई सारे आर्ट हैं। ये कोई कंपनी है क्रिप्टो पंक जो क्या है, क्या कर रही है, अलग अलग बहुत सारे एनएफटीज क्रिएट कर रही है। ठीक, तो इनकी खरीद बिक्री होती है। भारत में अमिताभ बच्चन वगैरह ने भी खरीदा था। दिखाता हूं अमिताभ बच्चन ने क्या खरीदा। ये देखिए, अमिताभ बच्चन का एनएफटी कलेक्शन, उसने जो है वो कई सारे एनएफटी का कलेक्शन तैयार किया था। देख रहा, इनको उन्होंने बेचा था लगभग कितना में? सुपरस्टार कलेक्शन हैज बीन सोल्ड फॉर अ वूपिंग 7.18 करोड़। बात समझ में आ रहा? इतने करोड़ में कुछ नहीं, एक डिजिटल वर्जन है। जैसे कि एक बात बताइए, आपने गेम जरूर खेला होगा, वाइस सिटी खेला है, पबजी तो खेला होगा, हाँ, पबजी या फ्री फायर कुछ भी खेला है ना। एक बात बताइए, जब आप उस गेम में होते हैं तो आप कपड़े पहनते हैं ना, हाँ, वो क्या है, वास्तव में वो कपड़ा थोड़ी है, वो डिजिटल प्रारूप है। लेकिन वो नॉन फंजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा स्किन आपका है, स्किन किसी और का भी हो सकता है, लेकिन ये चीज जो है वो यूनिक है, ये दुनिया में एक ही है। बात समझ में आया? तो जैसे बाहरी वर्ल्ड में हम दिखावा करते हैं, ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में दिखावा कीजिए। बात समझ में आ रहा कि मेरे पास रोनाल्डो का ये है, मेरे पास मेसी का ये है। तो एक बात बताइए, इन सारे वस्तुओं की नीलामी होती है ना, गांधी जी का चश्मा कई अरबों में बिक रहा है। तो जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, वैसे यहाँ डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है, बस ये अंतर है। गांधी जी का चश्मा बिकता है, टीपू सुल्तान की तलवार बिक रही है, भाला बिक रहा है, महाराणा प्रताप का जो है वो क्या बोलते हैं, भाला बिक रहा है, किसी का चप्पल बिक रहा है, किसी का जूता बिक रहा है, बिकता है ना, ऐसे इनकी नीलामी होती है ना। सिमिलरली ये डिजिटल प्रारूप है, डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ। यहाँ तक क्लियर है? एनएफटी क्या होते हैं अब क्लियर है? अरे क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है एनएफटी पर क्वेश्चन, ठीक ना। तो बस समझे रहिए एनएफटी क्या है, आप आंसर आराम से कर लीजिएगा। क्लियर है? ये देखिए, इसको किसने बनाया था? भाई अंकिता चक्रवर्ती कोई होगी जिन्होंने तैयार किया, और मान के चलिए बिका। यहां तक बात समझ में आया? चलिए क्या बताऊं, दिखाता हूं आपको। मोस्ट एक्सपेंसिव मुझे जहां तक लग रहा है शायद बीपल ही है। बस नाम याद रखिएगा, कुछ फेमस फेमस के नाम याद रखिएगा। मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी, नहीं ये नहीं आएगा, ये थोड़ी पूछेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ फेमस का नाम याद रखिएगा। मर्ज, हाँ ये देखिए, फर्स्ट 500 डेज मैंने बताया था ना, ये वाला, इसमें 500 दिनों का इमेज का कलेक्शन है। फर्स्ट 500 सबसे महंगा ये बिका था मर्ज, ये 91.8 मिलियन डॉलर में। ये बिका था 69.3 मिलियन डॉलर में। ये देखिए क्लॉक, ठीक, ये 52.7 मिलियन डॉलर में। ह्यूमन वन, ये एनएफटी बिका था 29 मिलियन में। ये साइबर पंक, ये बिका था कितने में? 23 मिलियन में। हाँ, इसमें कुछ कोड इम्बेड होते हैं,
कोडिंग कुछ नहीं होती है, डिजिटल प्रारूप। मैंने बताया ना, धोनी ने जो छक्का मारा था ना बैट का, उस बैट का आप डिजिटल प्रारूप बना दीजिए और उसमें कुछ कोड इम्बेड कर दीजिए ताकि कोई वैसा ही बना के आपसे चुरा ना ले, आपका ऑथेंटिकेट हो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो क्या करते हैं, उस डिजिटल प्रारूप में कोड इम्बेड कर देते हैं। अरे ये वैसा ही है, मान के चलिए मैंने कोई गाना गाया और क्या किया, मैंने उसको कॉपीराइट करवा लिया। अब कोई दूसरा अगर उस गाने को गाना चाहता है या अपनी फिल्म में यूज करना चाहता है, अपने शो में यूज करना चाहता है, तो उसको बदले में मुझे देना होगा ना पैसा, रॉयल्टी देनी होगी ना, रॉयल्टी चार्ज। बिल्कुल वैसा ही है, मैंने क्रिएट किया और मैंने क्या किया, बस रजिस्टर करवा दिया। रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्टर नहीं हुआ है एनएफटी, आपने उसकी ओनरशिप नहीं खरीदी है, तो फिर कोई भी यूज कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर कुछ चार्ज लेते हैं और वो क्या करेंगे, इसको इसमें कोड इम्बेड कर देंगे ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी की पहचान हो सके। इससे पहले आप और सरप्राइज होइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एनएफटी क्लियर हो गया ना? जब आप लोग एनएफटी को समझ के सुन के जो है वो इतने आश्चर्यचकित हुए हैं, तो अगला वाला जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसमें तो पता नहीं क्या होगा आप लोगों का। बात को समझिए, अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, वो है मेटावर्स। मेटावर्स, बात समझ में आ रहा? मेटावर्स, ये वो क्या बोलते हैं, मार्वल की जो मूवीज होती है ना, वो मल्टीवर्स नहीं है। मल्टीवर्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मल्टीवर्स का क्या मतलब होता है, वो होता है क्या कि कई सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं। जैसे कि इस वाले यूनिवर्स में अमर सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही एक और यूनिवर्स होगा, वहां भी अमर सर जो है वो आपको पढ़ा रहे होंगे। वो दूसरा ही कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स। इस पर बहुत सारी बातें हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी जो है वो बहुत सारा वो तंत्र मंत्र वाला जो होता है ना, वो सब इस तरफ जो है वो इशारा करता है, लेकिन प्रूफ नहीं है मल्टीवर्स क्या है कैसे है, किसी को नहीं पता है। लेकिन मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं मेटावर्स की, तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स है एक वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि एक आभासी विश्व है। आभासी विश्व है, विश्व, ठीक ना? ऐसा आभासी विश्व है जिसमें जैसे हम लोग यहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उस विश्व में भी वो सारी एक्टिविटीज होंगी। एक बात बताइए, आज हमारे पास इतने सेटअप तैयार हो गए ना कि हम वर्चुअल रियलिटी को जो है वो फील करते हैं। आपने देखा होगा क्या कि वो जो आंख में ऐसे करके लगा दिया जाता है और फिर जो है वो आपको बिल्कुल वैसा लग रहा होता है जैसे उस जगह पर हैं आप। ऐसे है ना हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी जिनके माध्यम से हम फील करते हैं। हाँ 3D हम गेम खेल लेते हैं, 3D तो फिर भी आप अपनी दुनिया में रह रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वीआर बॉक्स वगैरह लगा के वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम चले जाते हैं ना आभासी विश्व में, ठीक ना? ये देखिए दिखाता हूँ, एक आधा वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना वो समझ पाना आपके लिए आसान हो। ये देखिए, अरे बहुत ज्यादा, आप यहाँ लुलु मॉल पे चले जाइए, यहाँ पर प्लास्टियो में चले जाइए, आपको खूब सारे ऐसे गेम मिल जाएंगे वर्चुअल रियलिटी वाले, ठीक ना? जहाँ क्या होता है, आप हैं इसी विश्व में, इसी संसार में है, लेकिन क्या किया जाता है, आपके हाथ में, आपकी आंखों के माध्यम से, आपके शरीर पे सेंसर लगा के ऐसा आपको महसूस करा दिया जाता है क्या कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। वहां पर अचानक से कुछ आएगा तो आपको डर महसूस होगा, ठीक ना? वर्चुअल रियलिटी, आभासी वर्ल्ड, ठीक ना? ये देखिए मैं दिखाता हूँ वर्चुअल रियलिटी वीडियो। यहां आपको फील नहीं होगा, मतलब कैसा फील होता है मैं वो बताना चाह रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए बहुत। ये देखिए, ये है वर्चुअल रियलिटी, ठीक ना? ये देखिए, छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, इसने लगा रखा है ना, इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में उस दुनिया में, ठीक ना? दिख रहा, देख वो गेम है, ठीक ना? आप वर्चुअल रियलिटी में हैं, आप इस दुनिया से बाहर जा चुके हैं, आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, ठीक ना? यानी कि एक आभासी विश्व है। अब जरा सोच के देखिए मेटावर्स क्या है। जैसे कि एक बात सोच के देखिए, आज से 20 साल पहले आपको किसी ने कहा होता कि फेसबुक जैसी एक दुनिया बनाई जा सकती है, फेसबुक जैसा एक सोशल मीडिया क्रिएट किया जा सकता है जहां आप जब चाहें जिससे बात कर सकते हैं ना? आपको उठपटांग लगता ना?
सेम वही कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का। व्हाट्सएप फेसबुक पर हम क्या करते हैं, हम मैसेज टाइप करते हैं, हम वीडियो देखते हैं, हम इसके माध्यम से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। मेटावर्स में क्या होगा, आपका एक क्या होगा, वहां पर प्रतिनिधि होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हम गेम खेलते थे ना, मारियो, याद है बचपन में गेम खेलते थे, हम उसको इंफॉर्मेशन देते थे, उसके बेसिस पर वो काम करता था। पबजी में क्या होता है, आप पबजी खेल रहे होते हैं तो आपका एक प्रारूप वहां रहता है ना, जो आपके हिसाब से एक्टिविटी कर रहा होता है, जैसा आप उसको बोल रहे होते हैं या जैसा आप करना चाह रहे होते हैं वैसा वो रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक ना। यही सेम कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का। मेटावर्स क्या होगा, एक आभासी विश्व होगा, वहां पर वो सारी चीजें होंगी जो इस विश्व में मौजूद है। बात समझ में आ रहा, जो सारी चीजें वो इस विश्व में मौजूद हैं। जैसे कि मान के चलिए क्या है, आपको अभी क्या हो रहा है, मैं वीडियो के थ्रू दिख रहा हूं ना, अगर मैं मेटावर्स में हूं तो क्या हो जाएगा, यही सवर्ण महासंघ फाउंडेशन जो है ये क्या करेगा, उस मेटावर्स में अपना ऑफिस क्रिएट करेगा, जो सब कुछ वर्चुअल होगा, ये दीवारें वगैरह सब कुछ जो है वो वर्चुअल होंगी, वहां आभासी होंगी, ठीक ना। और आपको क्या फील होगा कि आप अपने बेड पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन आपको फील होगा क्या कि आप आके वहां पर चेयर पे बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रहा, आपको ऐसा दिख रहा होगा जैसे गेम में नहीं होता है, हम जाके बैठते हैं, हम उठते हैं, तो वैसे ही आप जो है वो चेयर पे बैठेंगे, अमर सर जो है वो वहां भी वर्चुअल रूप में प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होके वहां पे आपको पढ़ा रहे होंगे। बात समझ में आ रहा, इसको कहा जाता है मेटावर्स। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस दिशा में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक ना। और अगले कुछ सालों में ही आपको ये रियलिटी के रूप में देखने को मिल सकता है कि मेटावर्स क्या है। ये दिखाता हूं आपको, हमें तो ये देखिए मेटावर्स, ये देख रहा है मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। आपको पता है ना, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है, क्या नाम कर लिया है, मेटा, इसीलिए किया है। तो इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहा है कि अब हमारा फोकस है कि जैसे हमने सोशल मीडिया पर एक वर्ल्ड क्रिएट किया है, हम मेटावर्स का वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा, इस मेटावर्स पर खूब पैसा पंप किया जा रहा है, खूब ऐसा माना जा रहा है कि ये अपने आप में एक चमत्कार होगा, रेवोल्यूशन होगा। अब जरा सोच के देखिए, मेटावर्स यदि हो जाएगा ना तो इस पूरे विश्व में सरकार की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए, सरकार क्यों है, सरकार है आपकी सुरक्षा के लिए, कि आपको जो है वो कोई मार ना दे, आपको कोई लूट ना ले, इसीलिए ना है सरकार। एक बात बताइए, मेटावर्स में मान के चलिए क्या है कि आपको वहां पर किसी ने चक्कू भी मार दिया, आप मर थोड़ी जाइएगा, अपराध शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा, जीरो क्राइम रेट, कोई क्राइम नहीं होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि मेटावर्स के आने से सरकार की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। आप जरा सोच के देखिए कितना क्रांतिकारी विचार है। अभी आपको मान के चलिए मिलने जाना होता है, आपको एक मीटिंग करनी होती है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से ट्रेन पकड़िए, जाइए, वहां पर जाके मिलिए, तब मीटिंग होती है ना। यहाँ क्या होगा, आप वर्चुअली पहुंच गए ऑफिस में, एक ऑफिस बना हुआ है वहां, वर्चुअल वर्ल्ड में ऑफिस बना हुआ है, आप अपने घर से पहुंच गए। एक बात बताइए, जाने आने में ये जो परिवहन का खर्च पड़ा था, ये जो पेट्रोल डीजल जला, जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ, सब गायब, सब खत्म। बात समझ में आ रहा, ये है मेटावर्स का कॉन्सेप्ट। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है क्या कि अगर ये वास्तविकता में आ जाएगी धरती पर, अगर वास्तविकता में अगर इसको फुलफिल कर लिया जाएगा तो ये क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। बात समझ में आ रही है, देखिए जैसे कि आपका, जैसे मैं हूं, मेरा एक वहां पर प्रतिनिधि होगा, ठीक ना। मैं अपने बॉडी पर, मेरे बॉडी पर सेंसर्स लगे होंगे, ठीक ना, आंखों में सेंसर, इन सब में सेंसर्स लगे होंगे, और इन सेंसर्स के माध्यम से मैं अपने आप को उस वर्ल्ड में रेगुलेट कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा, मैं जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ वैसे ही मेरा क्लोन वहां पर बोल रहा होगा अंदर में, ठीक ना। आना जाना नहीं है, वर्चुअली सब लोग जो है, मैं अपने रूम में पड़ा हुआ हूँ, आराम से रूम में पड़े पड़े मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर बैठ के मैं टाइपिंग करता हूँ। अभी क्या होता है, आपको काम करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, आपको काम करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है ना, आपको पढ़ने के लिए यहाँ क्लास आना पड़ सकता है। वहां पर क्या है, कुछ नहीं करना, आप अपने घर में ही रखिए और आपको बिल्कुल क्लास जैसा जो है वो सिचुएशन फिल कराया जाएगा। बात समझ में आ रहा, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। हम लोग जो है ना वो इस भौतिक विश्व में जो है वो जमीन खरीदने के लिए बेचैन है। भविष्य में जो है वो जमीन खरीदी जाएगी मेटावर्स में। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है वहां पर क्या है,
प्रॉपर्टीज बनानी है। एक बात बताइए, इस वर्चुअल अभी जैसे इस दुनिया में ना है, हमें इंस्टीट्यूट खोलना है, दुकान खोलना है, सारी चीजें, भविष्य में ये सारी दुकानें, ये सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वो कहाँ खुलेंगे? उस वर्चुअल वर्ल्ड में। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर आप क्या करते हैं? अलग अलग तरह के कपड़े खरीदते हैं ना, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। वैसे ही वहां पर भी जब आप गेम खेलने जा रहे हैं, जब आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, तो अलग तरह का टी शर्ट पहनेंगे। बात समझ में आ रहा? बट ऑब्वियस है, कम्युनिटी वही है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अलग तरह का टी शर्ट पहनेंगे। बात समझ में आ रहा? अलग तरह का कपड़ा पहनेंगे। तो एक बात बताइए, उन कपड़ों, उन डिजिटल कपड़ों की भी तो खरीद बिक्री होगी ना। जैसे यहां हम कपड़ा खरीद रहे हैं, वैसे ही उस वर्ल्ड में भी तो डिजिटल कपड़ों की खरीद बिक्री होगी। वहां पर भी तो जूते खरीदे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एक पूरा संसार क्रिएट हो सकता है वहां पर। अब समझ में आ रहा इन एनएफटी का क्या यूज होगा? जैसे कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में तो आपने अपने घर में पेंटिंग लगा रखी है, तो कोई आता है तो पूछता है कि अच्छा ये तो बहुत महंगी होगी ना। आप भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हाँ 1 लाख का खरीदा था, और क्या होता है, अपने आप में बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। तो ये एनएफटी उस टाइम उस मेटावर्स में यूज होगा कि मेरे पास ये पेंटिंग है, अगर आपको खरीदना है तो इतना पैसा दीजिए। अब समझ में आ रहा है क्या यूज होगा इनका? ठीक, मेटावर्स। इतना से इतना करके सोच गए, यहाँ हमारे देश के लिए जैसे महारथी लड़की है, ये देखिए ये है इस तरह का, जैसे देख रहा ना, ये देखिए, ये कोई लड़का या लड़की, अब ये तो पता नहीं चलेगा, ठीक ना, लड़का है कि लड़की है ये तो नहीं पता चलेगा वास्तव में, ठीक ना। लेकिन क्या है, उसने इस क्लोन को यूज किया है, मतलब ये उसका प्रतिनिधि है। देख रहे हैं आराम से, जैसे हम एक्चुअल वर्ल्ड में जाके बात करेंगे, वो यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। जाने आने का खर्च बच गया, आपका पेट्रोल, व्हीकल, सबका खर्च बच गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ पर इन दोनों में झगड़ा हो गया, उसने उसको रैप्टा मार दिया, उसने उसको गोली मार दी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ क्राइम। बात समझ में आया? ये है मेटावर्स। कैन यू इमेजिन कितना दुनिया जो है वो कहां से कहां जा रही है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आज से 20 साल पहले कोई आपको बोलता क्या कि फेसबुक जैसी कोई चीज आने वाली है, आप मानते नहीं ना। आपके लिए जितना आश्चर्यजनक उस टाइम था वैसा ही है, ठीक ना। कई सारी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। आपको दिखाऊं मार्क जुकरबर्ग का क्लोन। क्लोन का मतलब वो वाला क्लोन नहीं वो दूसरा ही कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं बोल रहा हूं आपका जो डमी होगा जुकरबर्ग, मेटा। ये देखिए, ये मार्क जुकरबर्ग नहीं है, ये देखिए ये उसका मेटा है। दिख रहा लगभग वैसा ही दिख रहा ना। हाँ, तो यानी क्या है, देखिए भविष्य में डिमांड क्रिएट होगी। मान के चलिए मैं वैसे दुबला पतला लग रहा हूँ, लेकिन मान के चलिए मुझे जाना है किसी इंटरव्यू में, मैं चाह रहा हूँ क्या कि मेरे 6 पैक बॉडी रहे, मैं क्या करूंगा, मैं ऋतिक रोशन का डमी खरीदूंगा। बात समझ में आ रहा? देख रहे हैं, इन सब चीजों की खरीद बिक्री होगी। बात क्लियर है? तो ये है मेटावर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित कई सारी चुनौतियां भी है। अब पूरे टाइम जो है वो सेंसर लगाए रहना, आंख लगाए रहना, इससे मेंटल प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होंगी, आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। अब मान के चलिए क्या है, मैं तो आपसे चैट कर रहा हूँ क्या सोचकर, क्या कि सामने जो है वो असली प्रिया है, लेकिन पता चला वो एंजल प्रिया निकली। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि कोई लड़का है और वो लड़की बनके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी क्रिएट होंगे। तो देखते हैं, अभी नेसेंट फेज में है, भविष्य में देखिए क्या क्या होता है। ये दिख रहा ना मार्क जुकरबर्ग, देख रहे हैं ना, वहां भी उसका ये घर है, दिख रहा, जैसे रियल लाइफ में घर होता है वैसे ही सब कुछ है। बात समझ में आ रहा? जैसे वो रियल लाइफ में जाता है अपने क्या बोलते हैं कस्टमर से डील करने के लिए या इन्वेस्टर से डील करने के लिए, वो यहाँ डील करेगा। समझ में आया? इससे क्या हो जाएगा, ये घर वगैरह बनाने का फालतू का जरूरत है खत्म। अभी ज्यादा दिखावा हम इधर करते हैं, फिर वहां दिखावा करेंगे सर। मतलब अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। आई होप कुछ कुछ क्लियर हुआ है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या है। इस थीम पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहे हैं। एनएफटी पिछली बार पूछा था, इस बार हो सकता है आपसे मेटावर्स पूछ ले। ये देखिए, ये मार्क जुकरबर्ग का है। आप जैसा कपड़ा चाहें उसको पहनाइए, स्टाइलिस्ट कपड़ा पहनाइए, अलग अलग अपने शौक मौज पूरे कीजिए वहां, तो वहां पर भी खरीद बिक्री होगी, सामानों की, चीजों की, इन सब चीज की खरीद बिक्री होगी। और भविष्य में देखिए
कहां से कहां दुनिया जाता है, कहां से कहां बिजनेस वर्ल्ड जाता है। ठीक, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, एनएफटी मेटावर्स दोनों समझ में आ गया। चलिए, जब एनएफटी मेटावर्स आगे समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड क्या देखते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। क्या देखते हैं? देखते हैं सीबीडीसी। क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? देखिए, ये भी एक वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा है, आभासी मुद्रा है। ठीक ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये भी एक आभासी मुद्रा है, जिसको क्या किया है, जिसको आरबीआई ने तैयार किया है, आरबीआई ने तैयार किया है। बात समझ में आया? ये क्या है, ये हमारे नोट, हमारी करेंसी, हमारे पास जो करेंसी है ना, उसका वर्चुअल फॉर्म है, उसी का वर्चुअल फॉर्म है। बात समझ में आया? पिछले साल अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में इसके दो प्रारूप जारी किए गए हैं। पहले को कहा जाता है ई रूपी डब्ल्यू और दूसरे को कहा जाता है ई रूपी आर। ई रूपी डब्ल्यू को का क्या मतलब है? ई रूपी डब्ल्यू का मतलब है कि ई रूपी फॉर होलसेल मार्केट, और दूसरे का नाम है ई रूपी आर का मतलब है कि रिटेल मार्केट के लिए। बात समझ में आ रहा? अलग अलग जगहों पर यूज करने के लिए इसने दो प्रारूप में इसको तैयार किया है। जरा बात को समझिएगा, ये है क्या? ये है जैसे कि अभी मान के चलिए एक नोट प्रिंट करना पड़ता है आरबीआई को, नोट प्रिंट करना होता है ना, जिस पर पूरा लिखा रहता है धारक को इतना वजन देता हूं एंड ऑल दैट। अब क्या करेगी आरबीआई, इसका वर्चुअल रूप में जारी करेगी, नोट नहीं छापेगी। क्या करेगी, इसको वर्चुअली बना देगी, और क्या होगा, इसमें कुछ मतलब कोड वगैरह इम्बेड होगा, जिसके माध्यम से इसकी पहचान हो सकती है और इसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, मतलब जाली नहीं बनाया जा सकता है। ठीक ना? और सीधे क्या करेगी, मान के चलिए आपको बैंक से पैसा लेना है, तो क्या होगा, बैंक आपको नोट ना देकर आपके क्या करेगी, डिजिटल वॉलेट में इतना पैसा ट्रांसफर कर देगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। यहाँ एक लाइन समझ लीजिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन से डिफरेंट है। यूपीआई में क्या होता है, मान के चलिए मैं एचडीएफसी बैंक, मेरे पास है एचडीएफसी बैंक, आपके पास है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक ना? तो क्या होता है कि मैंने आपको 1000 भेजा, ठीक ना, आपने मेरे को 800 भेजा, तो एक बात बताइए, दोनों का नेट क्या हुआ, दोनों का नेट हुआ 200 रुपया जो है वो मुझे आपको देना है। बात समझ में? मैंने आपको 1000 भेजा था, आपने मुझे 800 भेजा था, तो यानी कि 200 रुपया आपको मुझे और देना है ना। तो ये लास्ट में सेटलमेंट हो जाता है, मंथ एंड में पैसों का लेन देन होता है फाइनली दोनों बैंक के बीच में। लेकिन इसमें ऐसा कोई लेन देन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने अपने डिजिटल वॉलेट से 200 रुपया आपको ट्रांसफर किया, तो वो 200 रुपया जो है वो आभासी रूप में आपके डिजिटल वॉलेट में पहुंच गया। बात समझ में आ रहा? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। बात समझ में आ रहा? और ये लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है, मतलब क्या है कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है कि बिटकॉइन की खरीद बिक्री होती है, इसकी खरीद बिक्री नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक बात बताइए, 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए का ही होता है ना, उसका वैल्यू कितना है, 100 रुपया ही है ना। लेकिन बिटकॉइन के वैल्यू का तो पता ही नहीं है, वो तो खरीद बिक्री के माध्यम से जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। बात समझ में आया? ठीक ना? तो इसकी खरीद बिक्री नहीं होगी, इस रूप में ये उससे डिफरेंट है। यहां तक बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट क्या कह रही है या आरबीआई क्या चाह रही है, तुम लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में बहुत पैसा लगा रहे हो, तो लो हम ही एक तो आभासी मुद्रा लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, मतलब पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद जो है वो पिछले साल जो है वो इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो लॉन्च भी किया जा चुका है। हाँ, बता चुका हूँ साथ। खाली जापान की नहीं है, जापान से ओरिजिन माना जाता है बिटकॉइन का, माना जाता है। सातोशी नाकामोटो में पढ़ा चुका हूँ, आप बीच में उधर चले गए थे। लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि भारत में सब मामलों में जितना यहाँ पे जुड़ा जितने भारत के अभी तो हमें लग रहा है
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक बात बताइए, मेटा फेसबुक में भी बहुत सारे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो हमारे ही हैं। मतलब अभी टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत पीछे हैं ही, बट ऑब्वियस है, ठीक ना। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। जरा देख लीजिए, कुछ बैंक्स जो है स्टार्टिंग में जो है वो इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है ना। तो स्टार्टिंग में 4 बैंकों को दिया गया है जिम्मेदारी कि इसमें जो है वो खरीद बिक्री करके देखे, ठीक ना। इसको जो है वो यूज करके देखिए। इसमें पहली बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, याद रखिएगा इन बैंक के नाम पूछे जा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, फिर उसके बाद है एसबीआई, ठीक ना। उसके बाद है यस बैंक और उसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईसीआईसीआई, एसबीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक ना। और क्या, बट ऑब्वियस है, सबसे बड़ी बैंक है। वैसे अब यहीं पर कैच हो गया ना, एचडीएफसी उससे बड़ी है, ठीक ना। हाँ चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक, इन 4 बैंकों को जो है वो पहले स्टार्टिंग में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद सेकंड फेज में बात चल रही है कि 4 और बैंकों का इसका पार्ट बनाया जाएगा। जो कौन कौन है, एक तो है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक और चौथी बैंक का नाम है यूनियन बैंक। इन 4 बैंकों को जो है वो सेकंड फेज में इसका पार्टिसिपेंट बनाया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा, यहां तक क्लियर है ना। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यहां तक क्लियर है ना। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। देखिए इस साल जो है वो संभावना है कि आम लोगों के लिए भी जो है वो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो फिर ज्यादा प्रचलित फॉर्म में जो है वो दिखेगा कैसे क्या होना है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है। क्यों? क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई बैकिंग नहीं होती है, कोई पीछे आधार नहीं होता है। यहाँ आधार है, क्या है आधार? आरबीआई का वचन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि रोटी, जैसे कि आप जो सिंपल वो खरीदते हैं ना, नोट लेते हैं, उसमें क्या है, उसका वैल्यू क्या है? उस कागज के टुकड़े का कोई वैल्यू थोड़ी है। उसमें वैल्यू क्या है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और नीचे में जो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है उसका मूल्य है। बात समझ में आया? उस कागज के टुकड़े का 2000 वैल्यू थोड़ी है। बात समझ में आ गया ना। तो ये बैक्ड है। जबकि क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं बाकी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, माना, डिसेंट्रलैंड, शिबा इनू, लूना, कार्डानो, इथेरियम, ये सब जो हम लोगों ने देखे हैं, दीज ऑल आर व्हाट, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी एंटिटी। इसके पीछे कोई आधार नहीं है, ठीक ना, ना इसके पीछे कोई एसेट है, कुछ भी नहीं है, ठीक। खरीद बिक्री चल रही है, जब तक बायर है तब तक इसका प्राइस बढ़ रहा है। जिस दिन सारे बायर गायब हो जाएंगे इसका प्राइस कौड़ियों के भाव में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा ना। एक बात बताइए, आपने बिटकॉइन खरीदा 21 लाख का, 25 लाख का, इस उम्मीद में ना कि कल मेरे से कोई 25 लाख में भी इसको खरीदेगा या फिर उससे ज्यादा में भी कोई खरीदेगा। अगर मान के चलिए कि जिस दिन ऐसा होता है क्या कि कोई बायर ही नहीं रहता है, कोई नहीं है खरीदने वाला, ठीक, तो इसका प्राइस 0 हो गया। क्यों? क्योंकि कोई बैकिंग थोड़ी है इसके पीछे। आप किसको ले जाके बोलिएगा क्या कि ये लो बिटकॉइन पकड़ो, बदले में हमको इतना दो। यहाँ तो ये है क्या कि मान के चलिए आपसे कोई नोट नहीं ले रहा है तो आप आरबीआई के पास जाके बोल सकते हैं कि लो पकड़ो अपना 2000 रुपया, हमको इस कागज पर भरोसा नहीं है, इस 2000 के बदले हमको कुछ और दो, और आरबीआई आपको देगी। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें क्या है कि हम नोट छापने के बदले जो है वो कुछ बैकिंग में रखते हैं। बात समझ में आ रहा ना। आपको बताया था ना, वो गोल्ड के रूप में होता है या इंटरनेशनल करेंसी के रूप में होता है। तो आरबीआई आपसे पूछेगी कि एक बात बताओ, गोल्ड चाहिए या कोई फॉरेन करेंसी चाहिए? आप जो बोलिएगा वो बदले में दे देगी आपको, ठीक ना। आप चले मत चाहिएगा बदलवाने के लिए, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है ना। लेकिन इन बिटकॉइन या इन ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, फ्लक्चुएट करता है। क्लियर है ना। जिस दिन सारे बायर गायब हो गए उस दिन जो है इसका प्राइस 0 हो गया, ठीक ना। इसी के लिए ना बहुत पॉपुलर कहानी चलती है, इसी क्रिप्टो करेंसी, इसी बिटकॉइन के लिए कहानी चलती है। वो कौन सी? बंदर वाली कहानी सुनी है आपने? बंदर वाली कहानी क्या है? बंदर वाली कहानी, बंदर वाली कहानी ये है कि क्या हुआ, एक गांव में आया एक बंदर खरीदने वाला,
उसने क्या कहा कि हमें जो है ना वो बंदर चाहिए। गांव वालों को कहा क्या कि जितने भी बंदर हैं तुम्हारे यहाँ सारे बंदर पकड़ के दे दो, ठीक ना, हम एक बंदर का 500 रुपया देंगे। गांव वालों ने क्या किया, जितने बंदर उनको मिले सारे बंदर लाके पकड़ के दे दिए इनको। इसने क्या किया, 500 रुपया में सारे बंदर खरीद लिए। ठीक, फिर जो है वो 15 दिन बाद फिर से आया ये, इसने बोला क्या कि और बंदर दो हमें, इस बार जो है वो हम 1000 रुपया में खरीदेंगे। बात समझ में आ रहा? गांव वालों ने फिर खोजा, जो अंदर अंदर या छुप गए थे जो बंदर वगैरह, उन सबको पकड़ा और सारे बंदर को लाके फिर से दे दिया इसको। इस बार जो है वो इसने कितना क्या कर लिया, 1000 रुपए में इनसे बंदर खरीद लिए। ठीक है, तीसरी बार फिर आया, इस बार उसने बोला क्या कि हमें और बंदर की जरूरत है, इस बार मैं 1500 रुपया देने के लिए तैयार हूं, बंदर लाओ। गांव वालों ने ढूंढ ढूंढ कर बंदर खोजा, मतलब एकदम गुफा उफा में घुस घुस कर, एकदम पेड़ के एकदम टॉप पर जो है वो पहुंच कर जो है वो बंदर खोजा। जिन लोगों को मिला थोड़ा मोड़ा, उन सब ने क्या किया, 1500 रुपया में जो है वो क्या किया, बेचा। बात समझ में आया? इसने क्या कहा, क्या कि और खोज के रखना, हमको और बंदर की जरूरत है, हमको और बंदर की जरूरत है, अगली बार आऊंगा ना तो 2500 रुपया दूंगा। बात समझ में आया? अगली बार आऊंगा तो 2500 रुपया दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये बंदर वाला गया, क्या हुआ, गांव वाले जो है वो अब चिंता में है कि यार अब तो बंदर बचा ही नहीं है, सारे बंदर तो दे दिए इसको, अगली बार आएगा तो फिर 2500 मिलने की संभावना है। लोभ बढ़ता जा रहा है ना, कल तक जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं था, यहाँ इससे पहले इसका वैल्यू क्या था, 0 था। बंदर का वैल्यू 500 हुआ, फिर बंदर का वैल्यू 1000 रुपया हुआ, फिर बंदर का वैल्यू 1500 रुपया हुआ, ठीक ना। तो फिर क्या हुआ, अचानक से उस गांव में जो है वो कुछ लोग आए। उन लोगों ने क्या कहा, क्या कि हमारे पास बंदर है, हमारे पास बंदर है, हम दे देंगे तुमको बंदर, लेकिन हमें चाहिए कितना कि भाई तुम 2500 में बेचने वाले हो जैसा कि हमको सुनने में मिला है, तो कम से कम 2000 रुपया दो पर बंदर का तुम। इन लोगों को भी लगा कि यार बात तो सही है, क्या दिक्कत है, 2000 में इसे खरीद लेते हैं, 2500 में उसको दे देंगे, 500 रुपया तो मुनाफा हो ही जाएगा, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया कि खूब सारे बंदर खरीदे 2000 रुपया में, ठीक ना, 2000 रुपया में खूब सारे बंदर खरीदे। और उसके बाद जो है ना वो बंदर खरीदने वाला कभी आया ही नहीं। कहानी समझ में आई? कहानी क्या थी, तो लास्ट में जो 2000 का बंदर बिकवाया था ना, तो उसी खरीदने वाले ने बिकवाया था। बात समझ में आया? जिस चीज का 0 प्राइस था उसके प्राइस को जो है वो मैनिपुलेट करके 2000 तक ले जाया गया, और फिर उसके बाद जो है कोई खरीदने वाला आया ही नहीं। तो जब खरीदा ही नहीं, जब कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो 2000 रुपया में जो गांव वालों ने बंदर खरीदा, इसका प्राइस फिर से क्या हो गया, इसका प्राइस फिर से हो गया 0। बात समझ में आया? ये है कहानी क्रिप्टो करेंसी की। लोग कहते हैं, अब देखिए किस दिन जो है वो बेचने वाला जो है आएगा और वो सारा चिपका के चला जाएगा, वो किसी को नहीं पता है वो दिन कौन सा आएगा, ठीक ना। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बहुत बढ़िया जो है वो वीडियो चलता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। इसके माध्यम से भी आप हो सकता है शायद क्रिप्टो करेंसी को समझ जाए, मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं देखिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ क्या कि मैंने भी 2021-22 में जो है वो क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड किया है, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैंने अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया है। और इनफैक्ट मैं ये भी बोल रहा हूं आपको कि जब मतलब इस पर जो है वो टैक्सेशन जारी करने की बात हुई थी, उससे पहले जो है मैं अपना पूरा माल बेच चुका हूं, मेरे पास अभी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हाँ, उससे पहले मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, बिटकॉइन में भी, इथेरियम में भी, शिबा इनू में भी, और फॉर्चुनेटली मैं प्रॉफिट में ही निकला, ठीक ना। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक ना। अब चाहे इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि चूंकि मुझे आपको पढ़ाना था तो इसलिए भी मुझे एक्सपीरियंस लेना था, ठीक ना, तो मेरे पास है। हाँ, एनएफटी वगैरह में मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है। एक वीडियो भेजा था किसी मेरे स्टूडेंट ने ही भेजा था व्हाट्सएप मतलब फेसबुक पर, वही मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मिल जाए तो शायद मीम नाम से आ जाए, शायद आ जाए, पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं वो भी नहीं। हाँ यही है। इसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बिटकॉइन है क्या। मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं क्रिप्टो करेंसीज के मैं अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसीज टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजीज के बेस पर बहुत सारी चीजें होती हैं,
इथेरियम के बेसिस पर बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं, तो इसलिए इनका वैल्यू है। बात समझ में आ रहा ना, कहीं ना कहीं वैल्यू है, ठीक। लेकिन बट ऑब्वियस है कि स्पेकुलेटेड ही तो है। एक बात बताइए, जो चीज आपको कहीं से मिला, मतलब वर्चुअल है, उसका इतना प्राइस 50 लाख जस्टिफाइड नहीं है। ये वीडियो मेरे को किसी मेरे स्टूडेंट ने भेजा था, क्या कि सर आपने बिटकॉइन पढ़ाया ना, देखिए यही है बिटकॉइन, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, इसके हाथ से क्या हो गया, पैसा अंदर चला गया, तो अंदर से 2 पैसा आया, मतलब डबल हो गया। तो ये और ज्यादा एक्साइटेड हुआ, इस बार क्या किया, ये देखिए इसने डाला, वो और ज्यादा बढ़ के आया, इसने क्या किया, ₹1 डाला तो और ज्यादा आया, मतलब रिटर्न बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। देखिए इसने सब कुछ जो है वो अपना निकाला और सब कुछ अंदर डाल दिया, इस उम्मीद में क्या कि फिर डबल होगा। इस बार जो है दुकान बंद हो गया, अब कुछ वापस नहीं आया, ठीक ना। तो ये मेरे किसी स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा था, ठीक ना। तो ये भी बड़ा अच्छा समझाता है, खैर कोई नहीं, तो बस मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए मेरी, और क्या, ठीक। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। तो ये है बिटकॉइन। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं क्या कि बिटकॉइन, देखिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप अपने रिस्क पर कीजिए, मैं ना आपको सिखा रहा हूं ना मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूं, आपके अपना रिस्क है, आप अपना रिस्क लीजिए, रिवॉर्ड प्राप्त कीजिए। बस उससे पहले टैक्सेशन सिस्टम देख लीजिएगा, टैक्सेशन बता दूंगा जब टैक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम बता दूंगा, ताकि भारत में जो है वो आप किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्लैट 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स किस चीज पर लगता है, प्रॉफिट पर। बात समझ में आ रहा, और अगर आपको लॉस होगा ना तो वो एडजस्ट नहीं होगा। बात समझ में आया, अगर आपने 100 रुपया का बिटकॉइन खरीदा ना, और अगर मान के चलिए 130 रुपया हुआ, क्या मान के चलिए 200 रुपया में अगर उसको बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपया। गवर्नमेंट सीधे बोलेगी क्या कि 30 रुपया जो है ना इसमें से टैक्स दो। बात समझ में आया, तो भारत में 30% जो है वो टैक्स लगता है, which is far 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 higher than that of शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गिविंग टैक्स कितना है, 10% है, यहाँ 30% लगता है, ठीक ना। तो टैक्स लगता है, खाली टैक्स ही नहीं है, टीडीएस वगैरह भी कटता है। आप अगर मान के चलिए 1000 का खरीद रहे हैं ना, 1000 का खरीद रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा इसमें से जो है 1% टीडीएस कट के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, यानी कि खाली 990 रुपया का ही आपको मिलेगा 1%। ये वापस हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर बाद में, एंड में वापस हो जाएगा, लेकिन उस टाइम आपका पैसा तो अटक गया ना, ठीक ना। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन लगा दिए हैं, देख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है क्या कि हाँ क्रिप्टो करेंसीज जो है वो फ्यूचर है, भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है इनसे, तो बिल्कुल निवेश कीजिए, ठीक ना। बात समझ में आ रहा, मैं ना तो आपको हतोत्साहित कर रहा हूं ना आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन आए ना इस पर तो आप आंसर कर लीजिए बस। और क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि चूंकि चर्चा में है, न्यूज में है, और एक तरह से निवेश किया जा रहा है, इसीलिए तो मैंने पूंजी बाजार चैप्टर में इसको पढ़ाया, क्यों, क्योंकि लोग जो है वो इनमें भी निवेश कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, पिछले पूरे साल तो भरे पड़े थे, इतने सारे, जहां न्यूज खोलिए कॉइन डीसीएक्स, वजीर एक्स, ठीक ना, तो और क्या है, बाइनेंस, सबके ऐड, जितने भी जो है ये सेलिब्रिटी सब ऐड करते थे कि नहीं, तो इस कारण से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मेरा बस उद्देश्य यही है, ठीक ना। अगर आपको लग रहा हो तो दिखा देता हूं, पिछले साल जो है वो एनएफटी पर क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी प्री 2022 प्रीलिम्स दिख रहा 2022, ये देखिए, ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें देखिए क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 1 क्या हुआ, तो देखिए खुल रहा ना, मिलेगा ही नहीं, लेकिन दिक्कत तो ये है, रुकिए मैं कोशिश करता हूँ शायद मिल जाए, बीच में कहीं था, स्टार्टिंग में तो नहीं है। अरे कुछ नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, जिस दिन बोलिए मैं सॉल्व करके दिखा दूं एकदम।
आ गया, ये देखिए अरे नहीं, ये देखिए मिल गया क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा क्या है, विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन, हिंदी में देख लीजिए, पूछ रखा है ना, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, ये भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। एक तो कोशिश कीजिएगा ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ने का, कई बार अंग्रेजी आसान होती है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके और कठिन बना देते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, नॉन फंजिबल टोकन में क्या है, ये अनन्य क्रिप्टोग्राफी टोकन्स होते हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, ठीक ना। अगला क्या है, इनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है। तुल्यता का मतलब क्या होता है, जरा देखिए इंग्लिश में देखिए, मतलब क्या है, they are traded and exchanged at equivalency, यानी कि इनको किसी दूसरे के साथ बराबर में बांटा जा सकता है या फिर क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। नाम का मतलब ही हम लोगों ने देखा था, नॉन फंजिबल का मतलब क्या है कि जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो जब जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो तुल्यता पर कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है। 100 रुपए का नोट आपके पास भी है, 100 रुपए का नोट मेरे पास भी है, दोनों बराबर है, तभी तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। नॉन फंजिबल टोकन तो यूनिक है, तो यानी कि इसको तुल्यता पर एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता है। खाली अगर आपको बस नॉन फंजिबल टोकन का मतलब भी पता होता तो आप आराम से इस स्टेटमेंट को काट सकते थे। इस स्टेटमेंट को काटिए, आंसर देखने में लगता है टफ क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा, कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ा चुका हूं क्या। ये देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई, भारत में किसकी जिम्मेदारी है महंगाई को कंट्रोल करने की, बच्चा आरबीआई। इतना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में पूरा मॉनेटरी पॉलिसी समझा चुका हूं, मौद्रिक नीति आरबीआई की जिम्मेदारी है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके माध्यम से क्या करता है, महंगाई को ही तो कंट्रोल करता है। कौन करता है, आरबीआई। देख कितना इजी क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा। हाँ, और इकोनॉमी के क्वेश्चन देख ले, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, जब खोल दिया है तो देख लेते हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चन शायद स्टार्टिंग में थे, नहीं वो नहीं है, इधर है, ये रहा। ये देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, क्या बोल रहा है, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण की सुविधा, ये किसके द्वारा दिए जाता है। त्वरित ऋण की सुविधा, एक बात बताइए, तुरंत अचानक से पैसा चाहिए, कौन देगा, एशियन बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक। आंसर गलत है, आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। जब भी कोई समस्या में पड़ती है, एक बात बताइए, भारत जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंसा था तो किसके पास गया था, आईएमएफ के पास। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए, श्रीलंका में जो क्राइसिस थी, तो श्रीलंका में इसी ने दिया था ये 2 चीज। किसने दिया था, आईएमएफ। बेल आउट पैकेज करने कौन आता है, आईएमएफ। पर मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, आईएमएफ पढ़ेंगे जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना उस टाइम, ठीक। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, नीर रीर, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित के प्रभावों पर चर्चा करें। क्या है, नॉमिनल, नीर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा क्या है, एक वास्तविक, रियल, ये प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। थोड़ा सा इंग्लिश वाला देखते हैं तो और क्लियर होगा। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए
क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। यानी कि ये क्या कह रहा है कि रुपी को एप्रिसिएट कर देता है। रुपी एप्रिसिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता जो है वो तो कम हो जाएगी ना। चाइना इसीलिए तो अपने रुपी को डिवैल्यूएट करता है ताकि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता जो है वो ज्यादा रहे। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये तो गलत होगा ही ना। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है इंप्रूव करता है, अगर एप्रिसिएट होगा तो इंप्रूव तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही सही होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए, ये दोनों सही नहीं होगा, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली मतलब सही है। नीर इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इन दोनों से आंसर निकल रहा था। कैसे आंसर निकल रहा था कि अगर नीर बढ़ रहा है, नीर क्या दिखा रहा है कि रुपये एप्रिसिएट हो रहा है, तो ये ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को तो नहीं बढ़ाएगा, ठीक ना। तो अगर एक सही है तो दो सही नहीं होगा, तो दोनों जिसमें है उन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये तो गलत होगा ही और ये गलत होएगा ही। मैं बता चुका हूं आप लोगों को अब फिर से कि कैसे रुपी एप्रिसिएट होने से ट्रेड इंपैक्ट होता है, बता चुका हूं। एक बात बताइए, $1 बराबर है पहले 50 रुपया, ठीक ना। रुपी एप्रिसिएट होने का क्या मतलब है कि $1 बराबर हो गया 40 रुपया। अब एक बात बताइए, कोई विदेश में खरीद रहा था, पहले वो $1 देता था, $1 देता था, आपको 50 रुपया मिल जाता था, उसको वो सामान मिल जाता था। अब क्या हो गया है, रुपी एप्रिसिएट हो गया है, आप बेचने वाले हैं, आप तो 50 रुपया चाहिए, आपको तो 50 रुपया चाहिए ना। हाँ, लेकिन अब इस 50 रुपया के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, $1.2 देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो महंगा हो गया ना। रुपी अगर एप्रिसिएट होता है तो व्यापार बढ़ता थोड़ी है, व्यापार तो घट जाता है। कोई चीज अगर महंगा हो जाएगा तो सामने वाला क्यों खरीदेगा। बात समझ में आ रहा। रुपी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जाके एक बार फिर से देखिए, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा होगा सवर्ण महासंघ फाउंडेशन वाले सवर्ण एजुकेशन ऐप पर जाके पढ़िए। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को बहुत डिटेल में समझाया है एग्जांपल्स के साथ, ठीक। तो अगर एप्रिसिएट हो रहा है, एप्रिसिएट अगर हो रहा है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव थोड़ी होगा। बात समझ में आ रहा, ठीक। पर ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3 ओनली, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित संदर्भ में बात कीजिए, क्या है, यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो आरबीआई क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। क्या बोल रहा है कि महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा होने का क्या मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तभी तो महंगाई है। अरे लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तभी महंगाई बढ़ रही है। हाँ, आपके पास जब पैसा होता है तो आप जाते हैं ना दुकान में, ये नहीं पूछते हैं कि रसगुल्ला कैसे, आप सीधे बोलते हैं कि भाई वजन कर दो 1 kg। बात समझ में आ रहा ना। तो यानी कि महंगाई के होने का मतलब है क्या कि लोगों के हाथ में पैसा है। तो अगर आरबीआई को महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसको क्या करना है कि लोगों के हाथ से पैसा खींचना है, लिक्विडिटी कम कर देना है, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। यही है ना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति अधिक है तो आरबीआई जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगी। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का क्या मतलब है कि आरबीआई ने क्या कर रखा था, सरकारी प्रतिभूतियां आम लोगों को दे रखी थी, आम लोगों को दे रखी थी, और बदले में क्या कर रखा था, इसके बदले में पैसा ले रखा था। बिल बॉन्ड में अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने, बिल में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो आपको बिल दे देती है, कागज का टुकड़ा दे देती है, बदले में आपसे पैसा प्राप्त करती है। यहाँ क्या कह रहा है कि ये खरीद रहा है। खरीदने का क्या मतलब है कि आरबीआई ने क्या किया, सरकारी प्रतिभूति वापस मांग लिया और बदले में आपको पैसा दे दिया, यही मतलब हुआ ना। हाँ, अब एक बात बताइए, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूति खरीद रही है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा दे रही है, तो महंगाई तो बढ़ जाएगी ना। तो महंगाई कम कहाँ हुई, जबकि ये तो बोल रहा है कि मुद्रास्फीति अधिक है तो खरीदना थोड़ी है, उसको तो बेचना चाहिए ना। ये तो उल्टा हो गया, स्टेटमेंट गलत, स्टेटमेंट गलत, स्टेटमेंट गलत, गया गया गया। बाकी दो तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जस्ट पढ़ाया है।
बिल बॉन्ड सब बता चुका हूं। मुद्रास्फीति में बहुत अच्छे से समझाया था। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई करती ही क्या है, यही करती है ना, लोगों के हाथ से पैसा खींचती है। बात समझ में आया? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ बता चुका हूं सब, बस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, ये देखिए आपका टाइम बच गया, बिना मतलब का ये 2 स्टेटमेंट आपको पढ़ना भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यूएस से यूरोपीय संघ देख देख के आप फालतू में डरिएगा, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उस पर आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, ये तो चलिए G20, ये तो इंटरनेशनल उस पर पूछ लिया। आगे देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, मुद्रास्फीति सहलग्नता बॉन्ड अभी पढ़ाया है। क्या होता है कि बॉन्ड के प्राइस को मुद्रास्फीति के साथ पिग कर दिया जाता है ताकि वो बढ़े तो वो भी बढ़े, यही होता है ना। क्या बोल रहा है, देखिए, सरकार आईआईबी के रूप में ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट एक बार देखते हैं, आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसीलिए तो लाया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कूपन रेट जो है वो 5% रहे, तुमको ब्याज 5% मिल रहा है और महंगाई बढ़ के 8% हो गया, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो इससे तो फायदा मिल रहा है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं, दोनों पर ही टैक्स नहीं लगता है। मैं एक सेकंड के लिए मान के चल रहा हूं ना, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि एक बात बताइए, जब बाकी सारे बॉन्ड पर टैक्स लगता है तो इस पर टैक्स क्यों नहीं लगेगा? और वो भी देखिए, क्वेश्चन को जानबूझ के इस स्टेटमेंट को गलत किया गया है कि ब्याज पर भी नहीं लगेगा और साथ साथ लाभ पर भी नहीं लगेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सरकार कहां पैसा छोड़ती है भाई? जो जमीन खरीद के बेच रहे हो उस पर टैक्स ले रही है, हाँ? घर खरीद के बेच रहे हो प्रॉफिट में, उस पर टैक्स ले रही है। शेयर खरीद के बेच रहे हो, उस पर टैक्स ले रही है। तो इस पर काहे टैक्स छोड़ देगी भाई? इस पर भी वो नहीं छोड़ेगी। यानी कि ये तीसरा स्टेटमेंट हर हाल में गलत है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर क्या है आइडिया है तो इसके बेसिस पर आप आराम से डिड्यूस कर सकते हैं कि दिस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, सारे 3 काट दीजिए। Which was the correct answer? बात समझ में आ रहा? इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आगे देखिए, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ठीक, लेकिन देखिए, भारत में काम कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में, यानी कि अमेजोन की बात कर रहा है, फ्लिपकार्ट की बात कर रहा है, काम कर रहे ई वाणिज्य फर्म विदेशी, क्या कर रहा है, अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल को भी विक्रय कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप जाइए अमेजोन पर, आपको अमेजोन का भी तो माल मिलता है। फ्लिपकार्ट पर जाइए, क्लाउड टेल वो फ्लिपकार्ट की कंपनी है। बात समझ में आ रहा? मिंत्रा पर जाइए आप, मिंत्रा पर ये जो रोडस्टर है ना, रोडस्टर के कपड़े जो मिल रहे होते हैं, ये सारे मिंत्रा के ब्रांड हैं। अच्छा थोड़ी है कि वो अपना माल नहीं बेच सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक ना। अगला क्या है, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। कि किस लिमिट तक जो है वो किस मतलब विक्रेताओं से किस अंश तक जो है वो खरीद सकते हैं, ये लिमिट है। अगर ऐसा लिमिट नहीं रहता तो आप जरा सोच के देखिए, वो अपने प्लेटफॉर्म पर केवल अपना ही माल बेचते रहता। बात समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक ना। एक बार जाके जो है वो क्रॉस चेक मैं भी कर लूंगा, क्यों, क्योंकि अब जो है यहां तक बात समझ में आ रही है। आप लॉजिकली समझिए ना, अरे आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं, आप फेसबुक अमेजोन, आप अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, आप उसके बेसिस पर जज कीजिए ना। अगर लिमिट नहीं रहेगा तो जरा सोच के देखिए ना, अमेजोन पर केवल अमेजोन का ही माल बिकेगा, तो लिमिट तो होगा ना। बात समझ में आ रहा? ये देखिए रियल सेक्टर, ये तो बता रखा है मैंने क्वेश्चन, रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। रियल सेक्टर किसको कहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर किसको कहते हैं, जरा देखिए क्या है बात। फंस गया। देखिए एक सेकंड, मैं बस एक सेकंड के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको रियल सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक, अब जरा ऑप्शन पढ़िए कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। वास्तविक क्षेत्र कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में यहाँ कुछ हो रहा है। अब जरा देखिए क्या है, किसानों का अपनी फसलों को काटना। दूसरा क्या है, कपड़े मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना।
कुछ एक्टिविटी हो रही है ना। तीसरा क्या है, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को पैसा देना। और अगला क्या है, कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य का बॉन्ड जारी करना। रुपया मूल्य का बॉन्ड जारी करना यानी कि कौन सा है ये बॉन्ड, कल ही पढ़ाया है, मसाला बॉन्ड। रुपया मूल्य का बॉन्ड का मतलब ही क्या है, मसाला बॉन्ड है। अब जरा सोच के देखिए, एक बात बताइए, इन दोनों में क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है ना। इन दोनों में पैसों का लेन देन हो रहा है और इन दोनों में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। वैसे अगर आपको याद हो तो जाइए एक बार जाके देखिए स्टार्टिंग के मेरे क्लासेस देखिए, इंट्रोडक्शन वाले क्लास जाके देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर बताया है। अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, एक जहां पर वास्तविकता में उत्पादन होता है और दूसरा क्षेत्र जहां पर पैसों का लेन देन होता है। अब जरा देखिए ऑप्शंस को एक बार देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, पर इन दोनों में अंतर है। यानी कि 1 और 4 या 1 और 3 दोनों एक जैसे तो नहीं है। यानी कि जहां जहां आपको इन दोनों का सेट दिख रहा है, अरे इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये दो अलग चीज है, ये दो अलग चीज है। अब जरा खोज दीजिए ऐसा कोई सेट आपको अगर मिल जाए तो। 2 3 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका तरीका अलग है, इन दोनों का तरीका अलग है। 1 3 4 इसका तरीका अलग है, इन दोनों का तरीका अलग है। 1 2 3 4 होगा ही नहीं, आपके पास ऑप्शन यही बचता है 1 और 2। बात समझ में आया, ये यूपीएससी का एग्जाम है, समझे, थोड़ा सा दिमाग को खोल के चलना होता है यहाँ। अप्रत्यक्ष अंतरण, ये टेक्निकल टर्म जो मैंने बोलता हूं ना कि कोई टेक्निकल टर्म आपसे पूछ लेता है, अप्रत्यक्ष अंतरण का क्या मतलब है, ठीक ना। डी आंसर होगा, भी छोड़िए इसको। ये सब अभी पढ़ाया नहीं है अभी आपको, इसीलिए ये फिस्कल सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, तो उसके बेसिस पर होगा, ठीक ना। तो देखिए इंग्लिश में देखिए, क्या कह रहा है, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। यानी कि हम लोग जो घर में पैसा जो बचाते हैं ना, वो चला जाता है किसकी तरफ, सरकार के बोरोइंग की तरफ, यानी कि सरकारी ब्याज की तरफ। बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, हमने घर में सेव किया, हमने क्या किया, उसको बैंक में जमा किया, बैंक ने क्या किया, उसको रेपो रेट में दे दिया ना, रेपो रेट में सरकार को दे दिया ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बता रखा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था, सरकार के लिए जो है वो आरबीआई कर्ज ले लेती थी, तो हमारा पैसा चला गया ना सरकार के पास बोरोइंग के रूप में। वो छोड़िए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम मनी मार्केट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड, सरकारी प्रतिभूतियों में हम डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खातों के माध्यम से, तो हमारा पैसा जो है वो सरकारी बोरोइंग में तो जाता ही है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दोनों तरफ से जाता है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड भी। अरे रिटेल डायरेक्ट गिल्ड मैंने बता रखा है, मनी मार्केट में जाके देखिए, ठीक ना, आम निवेशक जो है वो कर्ज दे सकते हैं सरकार को। अगला क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज, दिनांकित सिक्योरिटीज बता रखा है, किसको कहते थे, बॉन्ड को कहते थे डेटेड सिक्योरिटीज। issued at market related rates in auction from a large component of the internal debt। डेटेड सिक्योरिटीज जो होते हैं मार्केट रिलेटेड रेट पर जो ऑक्शन में बेचे जाते हैं, वो इंटरनल डेट यानी कि सरकार द्वारा भारत से जो कर्ज लिया गया है उसका लार्ज कंपोनेंट है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा है। अब जरा सोच के देखिए, अगर यूपीएससी सही में चाहती ना तो इस लार्ज कंपोनेंट की जगह आपको लिख देती 50% है या 40% है या 60% है, और वो ये लिख के ना इस क्वेश्चन को बहुत टफ बना सकती थी, लेकिन वो सिंपली लिख रही है कि लार्ज सेगमेंट है। अब लार्ज सेगमेंट का कोई मतलब है, हाँ हो सकता है क्या कि 60% लार्ज है, 70% लार्ज है, यानी कि यूपीएससी ने इतना इजी स्टेटमेंट बनाया है कि ये किसी भी हाल में सही होगा ही होगा। समझ में आ रहा, क्या कह रहा है कि सरकार जो भी कर्ज लेती है ना, इंटरनल कर्ज लेती है, वो लार्ज सेगमेंट है, किस रूप में, बॉन्ड के फॉर्म में। बट ऑब्वियस दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसका सही आंसर होगा बोथ 1 और 2। बात समझ में आया, आगे देख लीजिएगा, बस यही थे क्वेश्चन, ठीक ना। और भी कुछ क्वेश्चन थे, बैंक बोर्ड ब्यूरो वगैरह, बैंक बोर्ड ब्यूरो वगैरह भी पूछा था, मिलेगा नहीं अब।
बहुत नीचे था। और भी क्वेश्चन थे, 17-18 के आसपास क्वेश्चन थे पिछले साल तो। फिर से खोजना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं। देखिए अभी बट ऑब्वियस है क्या कि हमने अभी पूरा इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, तो सोच समझ जो है वो डेवलप नहीं हुआ है इतना। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं अभी भी जितना पढ़ रखा है ना उसके बेसिस पर भी आप स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक ना, आप आधा तक भी अगर पहुंच जा रहे हैं क्वेश्चन के, अभी पूरा पढ़ लेंगे तब हो सकता होगा क्या कि हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इंडिया इज मेंबर ऑफ, ये तो क्या बोलते हैं उसका इंटरनेशनल आईआर का है, लेकिन फिर भी इतना तो जानते ही हैं एससीओ में तो इंडिया है ही, ठीक ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में है ही, ठीक ना। तो 1 और 3 तो है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। अरे एससीओ का तो मेंबर है ही, इतना तो पता ही है। एमटीसीआर का भी मेंबर है। तो 4 जो है वो क्या है, ये वेपन से रिलेटेड 4 ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सा, पहला है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, दूसरा है एमटीसीआर, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और चौथा है वासेनार एग्रीमेंट। भारत इन तीनों का मेंबर है, बस एनएसजी का हम मेंबर बनना चाहते हैं, जिसमें चाइना अड़ंगा लगा देता है, बोलता है कि पहले एनपीटी साइन करो तब एनएसजी का मेंबर बनाएंगे। बात समझ में आ रहा। दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप इस दोनों के बेसिस पर तो आंसर तक पहुंच ही सकते थे ना। देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पूरा सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। इतना तो पता है ना एआईआईबी का मेंबर है, पर इतना पता है संघाई कॉर्पोरेशन अभी भारत में मीटिंग हुई है, ठीक ना। तो अगर मान के चलिए आपको अगर ये 2 भी पता है तो एक बात बताइए 1 और 3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात समझ में आया, इसका सही आंसर यही तो होगा, इवन विदाउट नोइंग द सेकंड ऑप्शन। ये एलिमिनेशन टेक्निक समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना आप 10 क्वेश्चन तो आराम से बढ़ा सकते हैं। हाँ गया वो बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन, मिल ही नहीं रहा। और भी क्वेश्चन थे, एक चीज बदमाशी देगा ना यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को सेट करने का, सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन एक जगह नहीं दे रखा है ताकि आप थोड़ा सा थकिए, और ठीक ना। तो इन सब तरीकों के माध्यम से क्या करता है, इन सब तरीकों के माध्यम से क्या करता है यूपीएससी जो है वो आपके दिमाग को टेस्ट करता है। मिल ही नहीं रहा है, कोई नहीं किसी दिन मिलेगा, एक बार देख लूंगा मैं भी क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको बता दूंगा। चलिए कोई नहीं, आज की क्लास को जो है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की क्लास जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। बस ध्यान रखिएगा जो स्टेटमेंट रहे ना उन सारे स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको सही आंसर उसमें से मिल जाएगा। एनएफटी हो, बिटकॉइन हो, यूनिकॉर्न हो, कॉकरोच हो, स्टार्टअप हो, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, सीबीडीसी हो, इन सब के बारे में एक बार जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, फिर कल मिलेंगे। कल जो है वो हम लोग अपने कैपिटल मार्केट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या बच गया, इंश्योरेंस सेक्टर बच गया है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बच गया है, ठीक ना। थोड़ा सा एक आधा और होगा, P2P लेंडिंग वगैरह बच गया है, ठीक ना। तो कल जो है वो हम अपने पूंजी बाजार जो है चैप्टर कैपिटल मार्केट, इस चैप्टर को कल समाप्त कर देंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।